एतराजात सच क्या है, इस्लाम पर उठाए जाने वाले सवालों का जवाब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मैं आप सब का इस्तकबाल करता हूं आज के हमारे स्ट्रीम में, जिसमें हम संदीप माहेश्वरी की एक वीडियो जो वेजिटेरियनिज्म वर्सेस नॉन वेजिटेरियनिज्म पर है, इस वीडियो को हम इवैल्यूएट करेंगे। और ये वीडियो आप देख सकते हैं कि एक पॉपुलर वीडियो तो है ही, जो उनके खुद के चैनल पर भी है और दूसरे चैनल्स ने भी अपलोड किया है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं। इंट्रोडक्शन मेरा ये है कि इस वीडियो में हम ये जो वेजिटेरियनिज्म को, कोई अगर वेजिटेरियन खाता है खाना, तो हम उसको गलत कहने के लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं कि किसी को अगर वेज खाना है सिर्फ तो हम उसके खिलाफ है इसीलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं, ऐसा नहीं है। अगर किसी को वेजिटेरियन खाना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप देख सकते हो कि इस्लाम के अंदर वेजिटेरियन खाना कोई कंपल्सरी नहीं है। अगर कोई वीगन है, जैसे यहाँ पे सवाल में आया, अगर कोई वीगन है तो क्या वो वीगन हो सकता है, क्या वो हराम है? तो जब तक वो नॉनवेज खाने को हराम नहीं कह रहा है, ना ये मान रहा है कि वीगन बनने से वो अल्लाह के ज्यादा करीब आएगा या बहुत नेक काम है ये, तो अगर ऐसी सोच नहीं है तो बनने में कोई हर्ज नहीं है, ऐसे स्कॉलर्स ने फतवा दिया है। तो मतलब मैं आपको ये बात बता दूं कि जैसे एक वीगन मूवमेंट चल रहा है कि सब लोग वेजिटेरियन बन जाओ, तो हम वो वीगन मूवमेंट के सामने कोई नॉन वेज मूवमेंट खड़ा करने के लिए ये वीडियो नहीं बना रहे। ये वीडियो में हमारा मकसद ये नहीं है कि हम नॉन वेजिटेरियन सब लोग बन जाओ नॉन वेज, ये कहने के लिए नहीं है। लेकिन ये वीडियो का मकसद क्या है, आप प्लीज अंडरस्टैंड करें कि हम आज ये देख रहे हैं कि ये टॉपिक में बाज लोगों को ऐसा लगता है कि नॉनवेज खाने वाले लोग पापी होते हैं, मर्डरर्स होते हैं, वो मर्डर कर रहे हैं जानवरों का। और ये सोच बढ़ बढ़ के यहां तक जाती है जहां पे ये सोच बनती है कि ऐसे लोगों का मर्डर करना ठीक है, उनके अटैक करना ठीक है, उनके ऊपर हमला करना या विजिलेंटिज्म करना, ये सब ठीक है। क्यों ठीक है? क्योंकि ये लोग नॉनवेज खाते हैं। तो ये सोच वहां तक जाती है, एक पॉलिटिकल सोच भी बन जाती है कहीं पर। और इसके अंदर बहुत सारे लोगों के अंदर एक सोच बनती है जिससे जो उनको खुद वायलेंस की तरफ ले जाती है। मैं ये अलेज नहीं कर रहा हूं कि संदीप माहेश्वरी जी ये कह रहे हैं कि वायलेंट बनो, मैं उनके ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, लेकिन मैं यहां पर एक अदर पर्सपेक्टिव सिर्फ रखना चाहता हूं, संदीप माहेश्वरी के लिए भी, उनके फैंस के लिए भी, उनके व्यूअर्स के लिए भी, और सारे वो लोग जो हमारे कंट्री में जो वेजिटेरियनिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, या वो लोग जो समझते हैं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं वो पापी होते हैं, वो क्रिमिनल्स होते हैं, वो बहुत बड़े मुजरिम होते हैं। तो आइए ये टॉपिक को हम लोग फेस टू फेस एनालाइज करें, और मैं एक अलग व्यू रखना चाहता हूं। और ये चीज के अंदर ये कोई प्योर नेगेटिव वीडियो है ऐसा नहीं, मैं एक अलग पर्सपेक्टिव रिसर्च के साथ, प्रूफ के साथ सामने रखना चाहता हूं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट कर रहा हूं वो सारे लोग जो व्यू रखते हैं कि आप इस रिसर्च को देखिए, थोड़ा इवैल्यूएट करिए, थोड़ा सोचिए, जो सही चीज है वो कबूल करिए। और यही हम इंसानों के लिए जरूरी है एज ह्यूमन बीइंग्स, कि हम सही बात क्या है वो जानने की कोशिश करें अपनी जिंदगी में, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मैं एक और बात बता दूं कि जो ये वेजिटेरियनिज्म के ताल्लुक से जो बात है, और जो वेजिटेरियन समझते हैं कि नॉनवेज खाना इस तरह से है, तो अक्सर दुनिया नॉनवेज है टू द एक्सटेंट कि दुनिया के अंदर माना जाता है, रिसर्च के अंदर आता है कि 5% वेजिटेरियंस है, 3% वीगन्स है, यानी कि 92% जो दुनिया की पॉपुलेशन वो नॉनवेज है, 92%। हाँ, और इंडिया की बात करें अगर, तो शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन इंडिया के अंदर भी 71% जो इंडियंस है वो नॉन वेजिटेरियन फूड खाते हैं, नॉन वेज खाते हैं। यानी ऐसा नहीं कि इंडिया के अंदर 90% वेज खाते हैं, 80% लोग वेज खाते हैं, ऐसा नहीं है। 91% लोग नॉन वेज खाते हैं, ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम ये देखें कि इस चीज के ताल्लुक से जो लोगों में सोच है, जो सोच को संदीप माहेश्वरी ने अपनी वीडियो के अंदर रिफ्लेक्ट किया है, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। यहां पे हम देख रहे हैं, मैं क्यों किसी को मारूं, मुझे क्या हक है किसी को मारने का? अगर इस तरह से सोच करके आप नहीं खा रहे हो तो ठीक है। इनका कहना है कि मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मारूं, मुझे क्या हक है कि मैं किसी को मारूं। अगर ये सोच करके, ये क्या है, मैं सवाल से शुरू करूंगा, आई थिंक ज्यादा बेहतर रहेगा। हम ये सवाल देख लेते हैं, क्वेश्चनर का सवाल क्या था। जैसे मैंने सुना है कि कोई जानवर जब मरता है, जब उसको मारते हैं हम, ठीक है, तो उसके अंदर जैसे हमारे सेल्स होते हैं, ठीक है, जिस टाइम पे वो मरता है, जो तड़प उसके अंदर होती है, मतलब तड़प रहा होता है, तो वह सारी चीजें आप भी कंज्यूम करने वाले हो,
इनडायरेक्टली। तो ऐसे करके सुना है सर। तो ये क्या है, मतलब इसको समझना बहुत ज़रूरी समझता हूँ सर। देखो बेसिकली जो आप ये नॉन वेजिटेरियन वाली बात कर रहे हो ना, इसमें ज़्यादातर हम यही गलती करते हैं। वी आर ऑलवेज सेल्फ सेंट्रिक। हम अपने स्टैंड पॉइंट से देख रहे हैं कि इसमें हमें क्या फ़ायदा है और हमें क्या नुकसान है, क्योंकि हमें ये डर लग रहा है कि जिस वक्त जानवर मर रहा है, क्योंकि कहीं से हमने बात सुनी कि जिस वक्त वो मर रहा है तो उसके अंदर कुछ ऐसे इमोशंस हैं, कुछ ऐसी फीलिंग्स हैं जो उसके अंदर स्टोर हो गई है। अब हम खाएंगे तो वो हमारे अंदर आ जाएगा। तो अब अगर हमारे अंदर आ जाएगा तो क्या होगा, हमारे अंदर भी नेगेटिव फीलिंग, नेगेटिव इमोशंस आ जाएंगे। तो आउट ऑफ फियर वी आर नॉट ईटिंग इट। मतलब हम डर की वजह से नहीं खा रहे हैं, हम अपनी वजह से नहीं खा रहे हैं। अभी भी ये नहीं आया कि हम उसकी वजह से नहीं खा रहे हैं। उसकी वजह से। ठीक, तो जानवर की वजह से नहीं खाना चाहिए, ये वो कह रहे हैं। आगे देखिए ये वीडियो के अंदर। मुझे क्या हक है किसी को मारने का? अगर इस तरह से सोच करके आप नहीं खा रहे हो तो ठीक है। क्या तरीके से, मैं फिर से प्ले करता हूं वीडियो। तो मैं क्यों किसी को दर्द दूं, मैं क्यों किसी को मारूं, मुझे क्या हक है किसी को मारने का? अगर इस तरह से सोच करके आप नहीं खा रहे हो तो ठीक है। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये सोच के नहीं कि भाई मुझे नुकसान होगा, ये सोचकर होना चाहिए कि मैं किसी को क्यों मारूं। हाँ, चलिए हम इसको इवैल्यूएट करते हैं और इस बात को हम आगे बढ़ते हैं कि बात यहां से शुरू हुई फिर और आगे कहां गई। तो देखिए हम नेक्स्ट वीडियो देख रहे हैं। ये कंपैशन वाली फीलिंग आनी चाहिए। कंपैशन का मतलब क्या होता है कि उसके दर्द को आप फील कर सको, अपने आप को उसकी जगह पे रख करके देख सको। ठीक है, कंपैशन का मतलब यह है अपने आप को उसकी जगह पर रख के देख सको। और इसके अंदर आप ये देखिए कि मिसाल के तौर पर ये देखिए आगे वीडियो कंटिन्यू होती है। फिर मैं अपने किसी को मारूं, क्योंकि आप डायरेक्टली तो नहीं मार रहे, बट अगर आप खा रहे हो तो इनडायरेक्टली तो आप मार ही रहे हो ना। अगर आप खा रहे हो तो इनडायरेक्टली अंदर से ये आना चाहिए कि मैं क्यों किसी को मारूं। सो दैट इज आउट ऑफ कंपैशन। आउट ऑफ कंपैशन, ठीक है, आउट ऑफ कंपैशन, कंपैशन के ग्राउंड पर मैं क्यों किसी को मारूं। हाँ, अच्छा आगे देखिए। मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता। मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता। यार नहीं, मेरे से किसी की हत्या नहीं होगी। मैं किसी को नहीं मार सकता, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता। मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता, मुझसे किसी की हत्या नहीं होती, मैं किसी को दर्द नहीं दे सकता। हाँ, तो अब यहां पे हमने ये चीज को देखा, ये क्या ग्राउंड्स पर बात हुई है वो देखा। अब मैं चलिए अपनी बात रखना चाहता हूं सारे वो लोगों के लिए कि मैं किसी को क्यों मारूं। तो सबसे पहले देखिए मैं आपको इस्लाम के बारे में, क्योंकि इस्लाम वो रिलीजन है जिसमें नॉनवेज खाना अलाउड है, हलाल है। ना सिर्फ हलाल है कि एक इबादत है जो हम ईद उल अजहा, इन दिनों में जो ईद आ रही है, ये ईद में हम जानवर ज़बाह करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं अल्लाह के लिए। तो खुद एक इबादत का हिस्सा भी है, एक वर्शिप भी है हमारी, जिसके अंदर हम जानवर को ज़बाह करते हैं, सैक्रिफाइस करते हैं। लेकिन मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं कि इस्लाम में जानवरों के साथ अच्छा सलूक सिखाया गया है। सही बुखारी की हदीस है 6009, जिसके अंदर आता है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फी कुल्ली दाती कबिदिन रतबतिन अज्र, हर जानदार की खिदमत में अज्र है। ये स्टोरी बताई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, कभी आप पॉज करके वीडियो को पढ़ सकते हैं, कि जिसके अंदर एक शख्स ने एक कुत्ते को पानी पिलाया और उस वजह से अल्लाह ताला ने उसके गुनाह माफ कर दिए और उसे जन्नत दे दी। तो हम देखते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा कि क्या जानवरों की खिदमत करने में भी अज्र है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा हर जानदार की खिदमत करने में अज्र है। ये दूसरी हदीस देखिए कि एक ऐसी औरत थी जो एक बुरा काम करने वाली, रॉन्ग पेशा, जिस्म को बेचने वाली ऐसी औरत थी, और उसने एक प्यासे कुत्ते को उसने पानी पिलाया और उस वजह से अल्लाह ताला ने उसके गुनाह को माफ कर दिया। तो यानी कि कुत्तों की खिदमत, जानवरों की खिदमत, बल्कि हर जानदार की खिदमत में अज्र है, यही बात सिखाई गई। तो ये बात मैं आपको पर्सपेक्टिव के तौर पे रख रहा हूं। लेकिन अब आइए दूसरी साइड भी देखते हैं कि ये जो जानवर जो हमारे लिए इस्लाम में खाना हलाल है, या खास तौर से वो जानवर जो ऐसे सैक्रिफाइस के मौसम में हम सैक्रिफाइस करते हैं, आप देखोगे ये ऐसे जानवर है जिनकी पॉपुलेशन बहुत फास्ट इंक्रीज होती है। तो मेरा संदीप महेश्वरी से सवाल है कि आप देखोगे कि ये जो एनिमल्स है ये अडल्ट बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनका जिस्म बहुत जल्दी ग्रो हो जाता है। यहां तक कि हम इंसानों में देखते हैं कि प्रेगनेंसी कब होती है, एक औरत बड़ी होती है, अडल्ट होती है, फिर प्रेगनेंसी होती है, फिर चाइल्ड बर्थ होती है। लेकिन बकरे बकरी की एक मिसाल हम ले रहे हैं, ऐसे एनिमल्स में एक बकरा बकरी की मिसाल ले रहे हैं। तो बकरी 13 महीने से 17 महीने में पहली प्रेगनेंसी हो जाती है। 13 महीने यानी 1.5 साल के अंदर पहली डिलीवरी हो जाती है।
और बकरा बकरी का मामला ऐसा है कि इसके अंदर 54% ऑफ द टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं। बकरी को 54% ऑफ द टाइम जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, 6% ऑफ द टाइम ट्रिपलेट पैदा होते हैं। तो आप देखोगे कि इनका फास्ट रिप्रोडक्शन है, यानी कि हर 2 साल के अंदर 3 प्रेगनेंसीज होती है और हर प्रेगनेंसी में 60% से ज्यादा टाइम एक से ज्यादा बच्चे होते हैं। तो जाहिर सी बात है इनकी पॉपुलेशन बहुत तेजी से बढ़ती है। आपको इनके नंबर्स किस तरह से मिलते हैं, आप इस चीज से अंदाजा लगाइए कि 2019 के जो लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन सर्वे है, लाइफ स्टॉक सर्वे जिस तरह से सेंसस इंसानों का होता है हर 10 साल में, तो लाइफ स्टॉक सर्वे हर 7 साल में होता है। तो 2019 में हुआ था, उसके फिगर्स आप देख सकते हैं मिलियंस में। तो करोड़ में देखें तो कैटल 19 करोड़ कैटल है, बफेलो 10 करोड़ 10.9 यानी कि तकरीबन 11 करोड़, शीप 7.4 करोड़ और गोट्स 14.8 करोड़, तकरीबन 15 करोड़ बकरा बकरी हम देखते हैं पूरी इंडिया में पॉपुलेशन में मिला। इतना ज्यादा सैक्रिफाइस होने के बाद भी, यानी आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि जो एनिमल्स हम लोग कंज्यूम करते हैं हमारे लिए हलाल है, वो एनिमल्स पॉपुलेशन में भी मेजर कंपोनेंट उन्हीं एनिमल्स का है। और आप देखोगे कि ये जो जानवर को अगर मान लीजिए सैक्रिफाइस करना बंद कर दिया जाए, जैसा कहा जा रहा है कि नहीं करना चाहिए, तो फिर क्या होगा आपको पता है। आप खुद देख सकते हो कि 200 काउज स्टार्वेशन से मर रही हैं शेल्टर में। हाँ, 200 काउज मर गई, कहीं पे 100 काउज गौशाला में मर गई, और ये कॉमन सी बात हो गई है। 500 काउज स्टार्व टू डेथ, hundreds of bovines die in यूपी काउ शेल्टर्स, यानी कि कॉमन सी बात है किस तरह से जब उनको गौशाला में रखा जाता है तो वहां पर रखने के बाद किस तरह से कई बार, और ये होना है, क्यों होना है मैं उसकी वजह आपको बताऊंगा प्रैक्टिकल तौर पे, और मैं एक सवाल पूछूंगा। तो सवाल यहां ये है कि हम देख सकते हैं कि ऐसा हो रहा है, और प्लस बहुत सारे लोग अपने बैल वगैरह को या ओल्ड गाय हैं उनको छोड़ देते हैं रास्ते में। इससे स्ट्रे कैटल का एक प्रॉब्लम पैदा हो गया है कि ऐसे कैटल रात के वक्त में वगैरह फील्ड्स में खेतों में घुस जाते हैं और खेतों में घुस करके खेत के अंदर खा जाती हैं फसल वगैरह, और फार्मर्स को बहुत तकलीफ हो रही थी, ये चीज आई है। तो इसी वजह से गवर्नमेंट ने, यूपी गवर्नमेंट की अगर हम मिसाल लें, ने काउ केयर का फंड बनाया। ये फंड के अंदर गवर्नमेंट ने सैंक्शन किया कि हम 900 रुपीज पर मंथ देंगे, अगर कोई एक गाय या बैल का ख्याल रखे तो हम 900 रुपीज पर मंथ देंगे। तो लोग बोलते हैं कि नहीं, एक सिंगल बैग ब्रांड का 1200 से 1500 आती है, तो कम से कम 3000 का खर्चा तो हर महीने का खर्चा है, यानी 900 रुपीज में गाय बैल को नहीं पाल सकते। 900 रुपीज पर मंथ में इंसान पालते हैं क्या? तो गाय बैल के लिए 900 रुपीज कैसे काफी होगा? अब अगर आप इसमें कैलकुलेट करें तो देखिए, यानी योगी गवर्नमेंट ने तो 647 करोड़ का बजट भी रखा गौ माता के लिए कहा जाता है, लेकिन आप जरा कैलकुलेट करिए, देखिए कैलकुलेशन आपके सामने है, मैंने इसका अपडेटेड वर्जन प्रेजेंट कर रहा हूं। 900 रुपीज पर मंथ हम अगर काउंट करें, और जितनी कैटल है मैं सब नहीं गिन रहा हूं, जो तकरीबन हम देखते हैं कि 19 करोड़ जो कैटल्स है मैं सब नहीं गिन रहा हूं, क्योंकि उसमें दूध देने वाली भी है, 5 करोड़ 19 लाख दूध देने वाली है, उनको माइनस कर देते हैं। 14 करोड़ को हम काउंट करेंगे। 14 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाई करें 900 रुपए पर मंथ, तो कितना बजट हो रहा है मालूम है? एक साल का बजट जो हो जाता है, मंथली बजट को मल्टीप्लाई करिए, साल का बनाइए, तो 1,50,000 करोड़, 1,51,000 करोड़, यानी 1.51 लाख करोड़। 1 करोड़ 2 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 1.5 लाख करोड़ की बात हो रही है। 1.5 लाख करोड़ सालाना बजट किसे कहते हैं? अगर 900 रुपए पर मंथ का काउंट करें, और अगर 2000 यानी 3000 जो फार्मर्स कह रहे हैं, मैं नहीं वो नहीं गिन रहा हूं, मैं 2000 काउंट कर रहा हूं। अगर 2000 जो एक रीजनेबल बजट है, अगर वो काउंट करें, जो हकीकी तौर पे 2000 का बजट चाहिए, तो उस बजट के अंदर देखें तो फिर 3.37 लाख करोड़, यानी 1 लाख करोड़ नहीं, 2 लाख नहीं, 3 लाख करोड़, 3.37 लाख करोड़। और ये भी क्या है? सिर्फ गाय बैल की बात हुई, अभी बफेलोस की बात नहीं हुई है, अभी शीप की बात नहीं हुई, फिगर राइट साइड पे नीचे की तरफ देख रहे हैं, गोट्स की बात नहीं हुई है। सोचने की बात है या नहीं है? आप खुद सोचो ना, सोचने की बात है या नहीं है? अब इतने पैसे आएंगे कहां से? आप इस बात से अंदाजा लगाइए कि इंडिया के अंदर, पूरे इंडिया की आबादी का जो हेल्थ बजट है, कितना हेल्थ बजट है? जो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह चलते हैं, तो हेल्थ बजट कितना है? 1 लाख करोड़ का है। 1 लाख करोड़ का है। उसका कंपेयर करिए 1.06 लाख करोड़, ये देखिए रेफरेंस भी दिया हुआ है। तो अगर 1 लाख करोड़ का पूरे इंसानों का हेल्थ बजट है, सिर्फ गाय बैल को 900 रुपए पर मंथ भी गिने तो 1.5 लाख करोड़ चाहिए, और अगर 2000 रुपए पर मंथ गिने तो 3.7 लाख करोड़, 3.37 लाख करोड़ चाहिए। कोई छोटी बात है क्या? कहां से लाएंगे इतने पैसे? कहां से लाएंगे? और नहीं लाएंगे तो क्या होगा? आपने फोटोज देखी है, स्टार्विंग टू डेथ, यही होने वाला है, यही होने वाला है। और ये तो सिर्फ गाय बैल की बात है, बफेलो, शीप, गोट, इन सब का क्या?
और अगर आप देखो ये जो फिगर है ना, ये तो 1 साल का है ना। अब बहुत अहम बात क्या है ना, ये जानवर को सिर्फ 1 साल थोड़ी खिलाना है, लाइफ टाइम खिलाना है। अब लाइफ टाइम कितना होता है? गाय बैल का लाइफ टाइम जो होता है 22 ईयर्स से 25 ईयर्स तक जीते हैं वो, 22 से 25 साल। लेकिन देखा गया है कि गौशाला वगैरह में जब ये सारी डिफिकल्टीज होती है तो गाय की जो उम्र होकर कितनी हो जाती है? लेस देन 10 ईयर्स, 10 साल से कम हो जाती है, क्योंकि वहां इतनी मुश्किलें, खाना, केयर वगैरह, वो सारी मुश्किलों की वजह से जो 22 या 25 साल तक जी सकती थी गाय या बैल, उसकी 9-10 साल में ही मौत हो जाती है। चलो 9 साल काउंट करते हैं। अगर 9 साल काउंट किए तो जब 1 साल के अंदर 1.5 लाख करोड़ है, 9 साल के अंदर हो जाएंगे 13.65 लाख करोड़, यानी लाख करोड़। ये 13 करोड़ की बात नहीं हो रही है, 13 लाख करोड़ की बात हो रही है। ये लाइफ टाइम बजट है। और अगर 3,000-2,000 रुपए पर मंथ गिने तो 30 लाख करोड़। ये कोई छोटी बात है? ये सिर्फ गाय बैल की बात है। बफेलोज अलग, कहां से लाएंगे? फिर वही होगा। फिर क्या होता है, आप देखोगे इंटरनेट पर कॉमन हो गया है फंड्स अपील। इंसानों की अपील तो आती थी, अभी गाय बैल के शेल्टर्स की अपील आ गई। और मेरा पर्सनली मामला ऐसा है, क्योंकि मैं सर्च कर रहा हूं इस फील्ड में, तो मुझे बहुत सारी यूट्यूब एड्स, टारगेटेड एड्स होती है ना, तो मुझे खास ऐसे काउ शेल्टर्स की एड्स बहुत ज्यादा दिख रही है कि आप डोनेट करिए, सपोर्ट करिए, क्योंकि मजबूरी है। अब इस तरह से काउ शेल्टर्स को के अपील्स आने लगी है कि आप हमें सपोर्ट करिए, क्योंकि हम इतनी गाय का ख्याल रख रहे हैं, एक गाय का खर्चा करने का इतना खर्चा है, आप जरा सपोर्ट करिए। ये बातें आ रही है, कॉमन बात। तो हम ये देखते हैं कि इसके अंदर एक कॉन्ट्रास्ट पैदा हो जाता है। आप देख सकते हो कि यहां पर जो हम देखते हैं, जहां पर जो गौशाला है, जहां पर वो लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गाय बैल किस हाल में? आप राइट साइड वाली फोटो देखिए। और जब वो फूड सिस्टम के अंदर होती हैं, जब उनका एक टाइम पर जो सारों का एक सैक्रिफाइस होता है, तो उसके अंदर देखिए किस तरह से केयर किया जाता है, किस तरह से गोनी पहनाया जाता है, बकरा बकरी, मेंढा मेंढी, आप देख सकते हैं, काव, मतलब गोट, शीप। तो ये सबकी कॉमन बात है। और इसके अंदर बुनियादी बात क्या थी कि एनिमल्स लिविंग है, प्लांट्स क्या लिविंग नहीं है? प्लांट्स क्या लिविंग नहीं? प्लांट्स भी लिविंग है। आप देखिए प्लांट्स भी पैदा होते हैं, ग्रो होते हैं, रिप्रोड्यूस होते हैं और मरते भी हैं। तो प्लांट्स भी जीवित हैं, जिंदा हैं, ये तो हम बात सब देख सकते हैं। प्लांट्स भी जीवित हैं और प्लांट्स के ताल्लुक से आप देख सकते हो कि उनको भी जो उनके भी स्टिम्युलाई है। यहां पे एक आर्टिकल ये पढ़िए, ये रिसर्च देखिए, मैं ये वीडियो आपको जस्ट बताता हूं। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो ये सारे स्टिम्युलाई जो है, नर्वस सिस्टम टाइप सिग्नल रन होता है उनकी बॉडी में, और अभी भी बहुत कुछ समझना बाकी है। आप ये वीडियो में देखिए, मैं इसे चला रहा हूं। ये जो देख रहे हैं ना, ये फ्लोरेसेंट टाइप का जो सिग्नल रन हो रहा है, एक जगह पर प्लांट को कट किया तो वो सिग्नल पूरे प्लांट में किस तरह से दौड़ के गया। ये दिख रहे हैं स्टिमुलाई, अभी हम समझ रहे हैं। अच्छा, उनको उसे इंजेक्ट किया गया है, वो प्लांट को इंजेक्ट किया गया है ऐसे एजेंट से, जिससे कि ये फ्लोरेसेंट में उसका जो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। जब वो देखिए कैटरपिलर बाइट कर रहा है, दिख रहा है आपको? तो जब वो बाइट कर रहा है तो तब वो सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है, वो प्लांट सिग्नल ट्रांसमिट कर रहा है। मैं फिर से प्ले कर रहा हूं, तो देख रहे हैं आप, जैसे बाइट किया वैसे वो सिग्नल किस तरह से ट्रांसमिट करता है। अभी बहुत कुछ समझना बाकी है। तो ये क्या समझना कि प्लांट्स को नहीं समझ में आता है, वैसा नहीं है ये। आप इसमें आगे देखिए कि प्लांट्स के अंदर, ये एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आर्टिकल है, डू प्लांट्स फील पेन। तो देख सकते हैं कि वो भी परसीव कर सकते हैं फिजिकल स्टिमुलाई को, वो कम्युनिकेट कर सकते हैं इन मैनर्स विच आर मोर सोफिस्टिकेटेड देन प्रीवियसली थॉट। बहुत कुछ अभी हमें डिस्कवर करना बाकी है। तो जीवित तो है ही, जिंदा तो है ही, और उसके अंदर पेन ट्रांसमिशन का भी हमें आज प्रूफ्स मिलने लगे हैं, समझ में आने लगे हैं, और इसकी बहुत सारी मिसालें हैं। अब इसके अंदर ये जो कहा जा रहा है ना कि उसके दर्द को फील कर सकूं, तो आप खुद देखिए कि क्या इनके दर्द को हम लोग फील नहीं कर सकते हैं कि जो एक बार मौत की जगह रोज उनकी मौत होती है, रोज तड़प के मरती है। जिंदगी 22 से 25 साल की जगह 9 साल में मर जाती है, वो भी किस तरह से मरती है, आप ये देख सकते हैं। और यहां पर जो स्लॉटर करते हैं, तो इस्लामिक स्लॉटर के बारे में ये एक जर्मनी के अंदर हैनोवर यूनिवर्सिटी के अंदर ये एक स्टडी हुई थी, और इसका ये इंटरनेट पे अवेलेबल है। तो जिसके अंदर इस्लामिक ज़बीहा मेथड को कंपेयर किया गया कैप्टिव बोल्ट स्टनिंग मेथड से। तो देखा गया ये जो ज़बीहा मेथड में जब वेन्स ऑफ द नेक कट होती है तो उसके अंदर ब्लड सप्लाई जो ब्रेन का रुक जाता है, और रुकने की वजह से जो देखा गया ईईजी रिकॉर्डिंग्स में आया, ईईजी रिकॉर्डिंग में क्या आया कि उसके अंदर वो विद इन अ फ्यू सेकेंड्स उसके बाद में जो ज़बीहा करने के बाद, और वो ब्रेन के अंदर स्टिमुलस यानी वो स्लीप मोड में चले जाता है, जो जीरो लाइन आ जाती है। जीरो लाइन आपने देखा होगा, वो ईईजी मशीन में जीरो लाइन आ जाती है, और ये साबित है। और इसके बाद भी और भी रिपोर्ट्स है, लेकिन ये एक प्रोमिनेंट रिपोर्ट है जो देखी जा सकती है। तो हम देखते हैं कि ये जो कहा जा रहा है मजबूरी में मारना, चलिए मैं वीडियो प्ले करता हूं वो क्या कहते हैं मजबूरी में मारने के ताल्लुक से। देखिए
अगर मेरा उसको बिना मारे भी काम चल सकता है तो मैं क्यों ना काम चला लूँ, समझ गए। अगर मान लो जंगल में हो और बिना किसी को मारे काम चल ही नहीं सकता, तब तो खुद जिंदा रहने के लिए किसी न किसी को मारना ही पड़ेगा। बट अपने टेस्ट के लिए मैं किसी को क्यों मारूं? ठीक है, वो क्या कह रहे हैं कि अगर जंगल में रहते हो और किसी को मारना ही पड़ेगा जिंदा रहने के लिए, तो मारे तो समझ में आता है कि खुद की मौत की बात है। वो कहते हैं कि ये बात अभी मैं अगर किसी को मारे बगैर जिंदा रह सकता हूं तो क्यों ना वैसा जिंदा रहूं, मारे बगैर रह सकता हूं। भाई आपको मैं चाहता हूं कि आप एक बात पे फोकस करें। ये है इंडिया के अंदर एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का चार्ट। और आपको पता है इंडिया के अंदर हंगर इंडेक्स के अंदर इंडिया कहां है? इंडिया हंगर इंडेक्स के अंदर, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अंदर, आपको शायद ताजुब होगा लेकिन 2021 की रिपोर्ट के अंदर हम इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये सबसे भी नीचे है हंगर इंडेक्स में। यहाँ पे बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग अंडर नरिशमेंट में रहते हैं, खाना नहीं होता है उनके पास, सब वेज नॉन वेज सब मिलाकर उनके पास खाना नहीं होता है। तो खाना जब नहीं होता है तो फिर इस सिचुएशन के अंदर अगर हम नॉन वेज फूड का रिलायंस खत्म कर दें, सारे लोग वेज बन जाएं सपोज करो, तो आप देख सकते हो कि ये वेजिटेरियन, ये हमारी प्रोड्यूस है 1950 से लेकर 2015-16 तक। आप देख सकते हो कि स्टेबल होती है, ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कम भी हो जाती है, किसी साल में डाउन, किसी साल में अप। और हम सब जानते हैं कि ये सब चीजें फ्लक्चुएट होती है। और अगर फ्लक्चुएट हो गई, आपने एनिमल पे डिपेंडेंस खत्म कर दिया, और फिर अगर ये फ्लक्चुएट हो गया तो फिर क्या हम बॉर्डर लाइन के बहुत करीब नहीं आ जाएंगे? कितने सारे लोग फेमाइन के अंदर भूखे मरेंगे अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए कि किसी साल के अंदर प्रोडक्शन कम हो। और आपको पता है जब ऑलरेडी भूख से मर रहे हैं इतने सारे लोग, ऑलरेडी भूख से मर रहे हैं, और दुनिया का एवरेज क्या है? दुनिया में हर 7 लोग में से एक भूखा सोता है, हर 7 में से एक, ये ग्लोबल एवरेज है। तो जब इस दुनिया के अंदर हम देखते हैं वेज नॉन वेज सब कुछ मिलाकर ये हाल है, तो फिर उसके अंदर अगर नॉन वेज फूड का रिलायंस खत्म कर दिया जाए तो क्या हम बॉर्डर लाइन के करीब नहीं आ जाएंगे? अब इस सवाल का जवाब देने के लिए जो वेजिटेरियंस हैं, और मैं नहीं कह रहा हूं संदीप ने ये कहा अपनी वीडियो में, लेकिन ये कॉमन बहुत स्ट्रांगली कही जाने वाली बात है, वो क्या कहते हैं कि क्या आपको पता है कि 1 किलो गोश्त बनाने के लिए कितना वेजिटेबल्स जाते हैं, कितना वेजिटेरियन फूड जाता है, कितना? वो कहते हैं कि वेजिटेरियन फूड से ही तो गोश्त बनता है, वो 1 किलो नहीं, उससे बहुत ज्यादा जाता है। अच्छा, ज्यादा जाता है, ये प्रोपेगेंडा शायद आपने भी सुना होगा, और बहुत सारे लोग कहते हैं, और मैं ये बात इसलिए यहां कह रहा हूं क्योंकि मेरे इस वीडियो के आंसर में कोई अगर वीडियो बनाए और वो कहने वाला है तो पहले से उसका जवाब मैं दे देना चाहता हूं, कोई कहे उससे पहले ही मैं उसका जवाब दे देना चाहता हूं। ये कहा जाता है कि एनिमल्स एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस बहुत खाते हैं। एनिमल्स खाते हैं, क्या खाते हैं? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस खाते हैं। वो कहते हैं एनिमल्स को खिलाने की जगह इंसान को डायरेक्टली खिलाओ ना, एनिमल्स को प्लांट्स खिलाते हो उसकी जगह इंसान को प्लांट्स खिलाओ। ये बात है, बहुत लॉजिकल लग रही है, लेकिन इसके अंदर वो एक फैक्ट को छुपा रहे हैं। क्या फैक्ट को छुपा रहे हैं? कि आप देखोगे कि जो फूड खाते हैं लाइव स्टॉक, उसमें से 46% घास खाएंगे इंसान? नहीं। उसमें से 19% क्रॉप के रेजिड्यूज, यानी खेती की फसल काटने के बाद जो बच जाता है ना, वो खाते हैं, और 8% फॉडर खाते हैं। हाँ, ऐसा 14% खाना होता है उनका जो इंसान खा सकते हैं, 14% उनका खाना ऐसा होता है, लेकिन 86% ऐसा खाना होता है जो इंसान खा ही नहीं सकता। अब आप काउंट करके बोलोगे 1 किलो गोश्त के पीछे इतना प्लांट जाता है, लेकिन ये नहीं बता रहे हैं अगर आप कि उसमें घास कितनी जाती है, क्रॉप रेजिड्यू कितनी जाती है, तो ये एक ऑनेस्ट बात नहीं है जो आम वेजिटेरियंस कर रहे हैं। मैं संदीप के बारे में नहीं कह रहा हूं। तो ये इसके बारे में एक स्टडी पेपर भी है साइंस डायरेक्ट के अंदर, ऑन आवर प्लेट्स और ईटिंग एट आवर टेबल, अ न्यू एनालिसिस ऑफ द फूड डिबेट। जो डिबेट उसमें छिड़ा है प्रो वेजिटेरियनिज्म के लोगों ने की तरफ से, तो उसकी एक एनालिसिस इस पेपर में आप जाके खुद भी पढ़ सकते हैं। और आपसे मैं एक और बात कहूंगा कि आपको पता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर कितने लोग, 2 करोड़ लोग हैं जो डायरेक्टली एनिमल लाइफ स्टॉक के जो बिजनेस पे डिपेंड है। 2 करोड़ लोग सीधा बेरोजगार हो जाएंगे। उनका पेट का क्या? एक चीज है जो खाना है। और आपको पता है रूरल हाउस होल्ड के अंदर सीधा 14% इनकम क्या है? वो आती है लाइफ स्टॉक से। और पूरी इंडिया की 100% आबादी में से 8.8% जो एम्प्लॉयमेंट उनको मिलता है, उनको जो जॉब्स मिलता है, वो लाइफ स्टॉक बिजनेस में। यानी अगर ये बिजनेस बंद हो जाए ना, जो लाइफ स्टॉक बिजनेस है, यानी कि जानवरों का, गोश्त का, उनको संभाल के वो लोग बड़ा करते हैं, प्यार से बड़ा करते हैं, और उसके बाद में एक वक्त आता है जिसके बाद में उनको जिंदगी भर 25 साल 22 साल 25 साल मर के रोज जीने के लिए नहीं छोड़ दिया जाता है। उन्हें एक टाइम के बाद में एक ह्यूमेन तरीके से स्लॉटर किया जाता है। और हम इंसान हैं, हमारी भी जरूरत है,
हम में भी इंसान हैं जो भूखे मरते हैं, भूखे सोते हैं, तो उनको खाना मिलता है। हाँ, खाना मिलता है। अगर सब लोग नॉनवेज खाना बंद कर दें तो वेजिटेरियन फूड का जो प्लांट्स है, जो सारे जो तरकारियां हैं, उसका प्राइस कहां पहुंचेगा, ये भी सोचिए। 100% जब डिपेंडेंट सिर्फ प्लांट्स पे आ जाएगा तो उसके प्राइसेस ऑलरेडी कितने बढ़ रहे हैं डिमांड की वजह से। आपको पता है कि क्या रेट्स हो जाते हैं, क्या रेट्स हो जाते हैं, वो और कहां पहुंचेगा, आप क्या इमेजिन कर सकते हैं इस बात को? और क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? और वो सारे जानवर ऐसे ही मरेंगे तड़प तड़प के, उनको खिलाने के लिए चारा कहां से लाएंगे? क्या आप हम ये देख नहीं रहे हैं कि इतने सारे प्रॉब्लम, इतने सारे लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। सीधा इंडिया की 100% आबादी में से 8.8% डायरेक्टली अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे, क्योंकि ये तो डायरेक्टली लाइफ स्टॉक बिजनेस में। लेकिन कितने सारे ऐसे बिजनेसेस भी है जो लाइफ स्टॉक बिजनेस से कनेक्टेड होता है, वो बिजनेसेस की बात तो अलग है। ये तो डायरेक्टली कनेक्टेड लाइफ स्टॉक बिजनेस में 8.8% सीधा अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे अगर ये बिजनेस बंद कर दिया जाए। और इंडिया का मीट एक्सपोर्ट, ये भी तो देखिए इंडिया के अंदर कितना मीट एक्सपोर्ट है। आप ये देख रहे हैं कि आज भी 3.13 बिलियन यूएस डॉलर्स का है, यानी कि अगर 3.17 बिलियन यूएस डॉलर्स अगर आप रुपीस में काउंट करें तो आप देख सकते हो कि 23,652 करोड़ रुपीस का एनुअल टर्नओवर है जो मीट बिजनेस में। ये हमारे बिजनेस, ये इंडिया का एक्सपोर्ट है जो हो रहा है। तो अब यहां पे एक सवाल है जो पूछते हैं, जो मैं एक नेक्स्ट सवाल ले रहा हूं इस ताल्लुक से, जो एक नेक्स्ट वीडियो में प्ले कर रहा हूं उनकी। वो कहते हैं कि उसने कुछ गलत तो नहीं किया। चलिए देखते हैं उनकी जुबान में। या तो कोई हो जो एक्चुअल में आपको मारने के लिए आ रहा है और आप अपने सेल्फ डिफेंस में उसको मार रहे हो, देन इट इज ओके, तो करना ही पड़ेगा, है ना। बट अब मुझे कोई जरूरत तो है नहीं उसको मारने की, तो मैं क्यों मारूं? तो आउट ऑफ कंपैशन यू आर सेइंग कि नहीं यार मैं नहीं मारूंगा। तो इन्होंने क्या कहा है कि कोई जरूरत तो नहीं है मारने की। हाँ, कोई जरूरत तो नहीं है। उसने क्या गलत किया? वो क्या तुम्हें मारने आ रहा है, तुम मारो तो बात है, यानी ये बात उस पर बिल्ड कर रहे हैं कि क्यों मार रहे हो। तो हम देख रहे हैं यही तो सिस्टम है जो ऊपर वाले ने बनाया है। वो जानवर क्यों इतना फास्ट रिप्रोड्यूस होते हैं, क्यों इतनी जल्दी अडल्ट हो जाते हैं, क्यों इनका इतना फास्ट रिप्रोडक्शन है कि इतने मिलियंस और करोड़ों जब मारे जाते हैं उसके बाद भी उनकी पॉपुलेशन करोड़ों में है। तो क्यों है? ये एक सिंपल सा एक निजाम जो हम देख रहे हैं, क्रिएटर बनाने वाले का निजाम जो हम देख सकते हैं, जिसके अंदर ये बात समझ में आती है कि उसने बनाया है कुछ को खाने के लिए, कुछ को खाई हुई चीज, मतलब खाए जाने के लिए। प्लांट्स भी खा रहे हैं, वो भी जीवित है, वो भी नहीं खाएंगे क्या? फिर हम जिंदा कैसे रहेंगे? अरे हम सांस ले रहे हैं हर सेकंड, तो कितने सारे बैक्टीरिया और वायरसेस, कितने सारे जर्म्स तो मरते ही है ना। हाँ, कितने सारे जर्म्स मरते हैं। एंटीबायोटिक यूज करते हैं तो कितनी सारी बैक्टीरिया हमारी बॉडी की मर जाती है। पेस्टिसाइड्स में कितने सारे पेस्ट मर जाते हैं। अभी अगर कोई ये ऐसा सोचे तो जिंदा ही नहीं रह सकता है ना। तो हम ये देखें कि उसने क्या गलत किया, तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि वो गलत किया इसलिए कर रहे हैं, बल्कि एक मर्सी है कि उसे भी मारने में मर्सी के साथ मारा जाए। आगे देखते हैं, अगली वीडियो आगे कंटिन्यू होते हैं इसी वीडियो के अंदर। हाँ, अगर मैं अपने आप को उसकी जगह पे रख दूं और कोई और मुझे अपने टेस्ट के लिए मारे तो कैसा लगेगा? बुरा लगेगा ना। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। आप कहोगे ना गलत हो रहा है, तो जो आपको अपने ऊपर गलत लग रहा है वही उसके लिए भी गलत। देखिए, कोई अगर आपको मारे, एक इंसान को मारे, तो हमें यहां फर्क करना होगा। एक इंसान और प्लांट में फर्क करना होगा, एक इंसान और जानवर में फर्क करना होगा। कोई टारगेट प्रैक्टिस के लिए मारे गलत है, कोई परेशान करने के लिए मारे गलत है, कोई जुल्म करने के लिए जानवर को मारे गलत है। लेकिन एक जायज जरूरत होती है खाने की, ताकि हम लोग सरवाइव करें, हम लोग जिंदा रहें। तो उस चीज के लिए मारना, एक जायज जरूरत के लिए, वो चीज गलत नहीं है। आप इस चीज में डिफरेंशिएट करिए, मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, और ये पूरा सिस्टम हम समझेंगे तो ये देख सकते हैं कि ये चीज में कोई गलत नहीं है। और इसमें मैं चाहता हूं कि एक बात बहुत इंपॉर्टेंट जो इन्होंने कही है, जो मैं लास्ट में टच करूंगा, वो ये है कि फर्क जो कर रहे हैं ना कि सब सेम, इसमें एक आइडियोलॉजिकल बात है। और मैं उनके साथ स्पिरिचुअलिटी का ये पार्ट भी शेयर करना चाहता हूं, लेकिन मैं लास्ट में शेयर करूंगा। एक बात है जो इसमें ये कंक्लूजन तक उनको ड्राइव कर रही है कि सब सेम है। हाँ, तो ये बात को हम देखेंगे। चलिए नेक्स्ट वीडियो। जो बनाए हुए हैं कि अगर मैं जिम कर रहा हूँ या मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ तो मुझे नॉनवेज खाना ही पड़ेगा या प्रोटीन खाना पड़ेगा, और प्रोटीन सिर्फ अंडे से ही आ सकता है और कहीं से नहीं आ सकता। ये सब गलत बिलीफ्स है। अभी एक वीडियो है, आप देखना, डॉक्यूमेंट्री देखिए, मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी आपने, द गेम चेंजर्स के नाम से। विराट कोहली हैज नाउ बिकम वीगन, मतलब कि वो ना अंडा लेते हैं, ना नॉनवेज लेते हैं, ना मिल्क प्रोडक्ट्स लेते हैं, और उनकी फिटनेस में कोई कमी नहीं है। और मेरे को नहीं लगता कि जितना वो जिम करते हैं, जितनी वो एक्सरसाइज करते हैं, जिस लेवल पे अपने फिटनेस पे काम करते हो, उस लेवल पे आप करते होगे, राइट? तो जब वो वीगन हो सकते हैं तो आपको क्या दिक्कत है?
तो यहां पर विराट कोहली का जो कहा गया ना, विराट कोहली के ताल्लुक से कि विराट कोहली वीगन हो गए। हाँ, विराट कोहली। तो ऐसे कितने सेलिब्रिटीज आपको मिलेंगे, जैसे ये आर्टिकल देखिए, जो वेजिटेरियन, जो स्टार्टेड ईटिंग 7 वीगन सेलिब्रिटीज हु स्टार्टेड ईटिंग मीट अगेन, आपको ऐसे बहुत मिलेंगे और ये कॉमन बात है। तो यहां पर एक चीज के अंदर हम लोग ये बात समझें कि देखो, आपको वीगन बनना है, मैं कोई गलत नहीं बोल रहा हूं, मैंने स्टार्टिंग में वो बात बोला, आपको वेज खाना है वेज खाओ। आप नॉनवेज खाने वालों को पापी, मर्डरर और ये मत समझो, ये बात गलत है, इंसानियत के तौर पे गलत है। फिर आप भी तो प्लांट्स का मर्डर कर रहे हो, प्लांट्स को मर्डर आप भी तो कर रहे हो जिंदा रहने के लिए, पेस्टिसाइड में पेस्ट को मार रहे हो, जर्म्स को मार रहे हो, सांस ले रहे हो, तो ये भी तो फिर गलत हो जाएगा, सांस भी नहीं लें। तो यहां सही बात क्या है कि आपको वीगन बनना है, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन दुनिया के लोगों को इस तरह से वो नजरों से देखना, फिर वो चीज बुनियाद बनती है क्राइम की, तो ये बात का कि मैं खिलाफ हूं। हाँ, ये बात इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। अमीनो एसिड्स होते हैं, वो होना चाहिए प्रोटीन में, तो वो कंबाइन करके भी बन सकता है, जरूरी नहीं है कि 8 एक में ही हो। हाँ, तो ये अमीनो एसिड्स के बारे में कह रहे हैं, अमीनो एसिड्स के बारे में। तो 8 एसेंशियल जो अमीनो एसिड्स है उसके बारे में, प्रोटीन्स के बारे में कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं प्लांट्स के अंदर भी है। चलो मैं कंपैरिजन में बताता हूं, प्लांट्स में सबसे बेस्ट प्रोटीन सोयाबीन्स में। आप लेफ्ट साइड में देख रहे हैं सोयाबीन्स बेस्ट, यानी सारे प्लांट्स में सबसे बेस्ट प्रोटीन सोयाबीन्स में। अब आप देखिए सोयाबीन्स का चार्ट देखिए, आपको मैं किस तरह से बताऊं, एक मिनट मैं इशारा करता हूं। ओ, मैं वीडियो शेयर ही करना भूल गया, जस्ट अ मोमेंट। ये देख रहे हैं आप लोग, सोयाबीन्स में बेस्ट प्रोटीन्स हैं। अब यहां पर जो मेरे करीब है, ये देखिए, ये नहीं, गलत डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूं, ओ अल्लाह अकबर, ये देख रहे हैं आप, ये सोयाबीन्स देख रहे हैं आप लोग। तो सोयाबीन्स का आप ये देखिए कि उसके अंदर क्या प्रोटीन्स हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटीन्स क्या हैं, और वही प्रोटीन का चार्ट बीफ में देखिए, बाजू में सब ग्रीन 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 दिख रहा है। सोयाबीन्स और बीफ में ये डिफरेंस है प्रोटीन के अंदर, आप ये देख सकते हैं। और इसके अंदर ये भी देखिए, कॉर्न के अंदर, अब सोयाबीन का देखा था आपने चार्ट, उसके बाद कहां पे अच्छे प्रोटीन्स मिलते हैं, कॉर्न में। तो आप देख रहे हैं, बीफ से कंपैरिजन करिए कॉर्न को, आप देख सकते हैं क्या डिफरेंस है, सामने है ग्रीन में। देखिए कि 100% से रिक्वायरमेंट की जगह 132% मिल रहा है आपको, 121% मिल रहा है कई चीजों के अंदर, आप देख सकते हैं प्रोटीन्स में। तो आपको फिर भी खाना है वीगन बनना है, बनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्रिमिनल क्यों बोल रहे हो यहां पर, ये बात सही नहीं है। हाँ, ये बात सही नहीं है। आगे अगली वीडियो देखते हैं। खाएंगे तो हमारी एनर्जी ज्यादा होगी, बल्कि अब जो लेटेस्ट स्टडीज हैं वो अगर आप एसिड एल्कलाइन के बारे में थोड़ा स्टडी करोगे और पढ़ोगे तो आपको समझ आएगा कि जो जितनी भी जो आज की डेट में जो बीमारियां हैं जो सबसे खतरनाक है, जैसे कि कैंसर, उन सब की जो जड़ है वो है इन्फ्लेमेशन, कि हमारी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं इन्फ्लेमेशन हो जाती है। और इन्फ्लेमेशन की जो सबसे बड़ी जड़ है वो है हमारी बॉडी का अंदर से एसिडिक होना, एसिडिटी। बेसिकली एक बैलेंस होता है एसिडिक एल्कलाइन। तो जितनी आपकी बॉडी एल्कलाइन की तरफ होगी उतना ही आपको बीमारियां कम होंगी, उतना ही आप अंदर से अच्छा फील करोगे, और जितना एसिडिक की तरफ होगी उतना ही आप अंदर से बीमार फील करोगे, और आपको बीमारियां, खतरनाक बीमारियां होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो इट मेक सेंस कि आप वेजिटेरियन चीज़ें लो, जैसे जो ग्रीन वेजिटेबल्स होती हैं और होती हैं वो एल्कलाइन की तरफ होती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होता है, जैसे बीफ हो गया, ये हो गया, वो हो गया, चिकन हो गया, मटन हो गया, ये सब एसिडिक की तरफ होता है, ये हमारी बॉडी को अंदर से एसिडिक बनाता है। तो दिस इज नॉट गुड फॉर द बॉडी फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव। तो इस तरह से जब आप देखोगे, साइंटिफिकली थोड़ा सा स्टडी करोगे तो समझ आएगा कि सिर्फ स्पिरिचुअली ही नहीं, लॉजिकली भी, साइंटिफिकली भी और रीजनेबली अगर हम थोड़ा सा सोच करके चलते हैं तब भी इट मेक सेंस टू गो वेजिटेरियन। वेजिटेरियन होना बेटर है नॉन वेजिटेरियन होने से। ठीक, ऐसा कुछ नहीं है कि अगर हम नॉन वेज खाएंगे तो हमारी लेटेस्ट स्टडीज है वो, अगर आप एसिड एल्कलाइन के बारे में थोड़ा, ठीक है, चलिए इसके बारे में हम देखते हैं कि ये जो इन्होंने एसिडिटी के बारे में कहा, एसिडिक, हाँ एसिडिक एल्कलाइन, ओके, चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो ये कह रहे हैं ना एसिडिक, तो आप देख सकते हैं कि एसिडिक फूड की लिस्ट देखिए लेफ्ट साइड वाली, एल्कलाइन फूड की लिस्ट देखिए, वो एसिडिक फूड के अंदर आपको मीट मिलेगा ही नहीं। ये जो कह रहे हैं ना मीट है एसिडिक के अंदर, मीट है ही नहीं वहां पर। क्या है, देखिए ये है एसिडिक के अंदर, आप देखोगे नीचे देखिए जो क्रीम चीज, बटर मिल्क, हाँ ये सारी चीजें आ रही है एसिडिक के अंदर, और नट्स, पीनट्स, व्हाइट ब्रेड, बीफ, हाँ बीफ इसके अंदर है एसिडिक के अंदर। किस तरह से, वो उसकी एक रीजन है, मैं आगे बता रहा हूं।
और उसकी मैं एनालिसिस आपको दे रहा हूं। स्पिनच, बीन्स। अब अगर आपको सबसे पहले अगर कहना है कि एसिडिक फूड नहीं खाना चाहिए तो सबकी पूरी लिस्ट दो, पूरी लिस्ट दो। ये फेयर और इंसाफ वाली बात है, पूरी लिस्ट दो। और एक्चुअली एसिडिक के अंदर क्या है कि यहां पर जो मेन चीज है जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होता है वो क्या चीजें हैं। इन्फ्लेमेशन की लिस्ट देखिए तो आपको वेजिटेबल ऑयल्स, एडेड शुगर, हाँ, ट्रांस फैट। अगर आप हेल्थ लाइन का ये आर्टिकल देखें 5 फूड्स दैट कॉज इन्फ्लेमेशन, तो इसके अंदर उन्होंने 5 फूड्स की लिस्ट दी है और नंबर 1 पे आप वेजिटेबल ऑयल और ये सारी चीजें देख सकते हैं जो इन्फ्लेमेशन होता है। तो यहां पे जो असल प्रॉब्लम होता है ना, असल प्रॉब्लम किस चीज से होता है? फ्राइड से होता है। और कोई चीज का पकाने का पर्टिकुलर तरीका होता है, अगर वो तरीके से पकाओ तो फिर प्रॉब्लम है। तो फिर हमें समझना चाहिए कि वो प्रॉब्लम खाने में नहीं है, उसको पकाने के तरीके में है, उसको पकाने के तरीके में है। ये बात बहुत फेयर बात है। तो जैसे मैं आपको मिसाल के तौर पे कि जो नॉन वेजिटेरियन फूड से ये बीमारी हो रही है, ये बीमारी हो रही है, तो उसके अंदर सबसे पहले तो हम लोग सब नॉन वेज फूड नहीं खाते हैं। इस्लाम ने जो सिखाया ना, पोर्क है, उससे बीमारियां होती, हम भी कहते हैं वो नॉन वेज है और उससे बीमारी होती, हम भी कहते हैं। कोई फूड है, कोई गोश्त है जो मिसाल के तौर पे जो हमने इस्लामिक मेथड ऑफ स्लॉटरिंग जो है, जिसके अंदर पेन के बारे में हमने देखा, क्योंकि ब्लड वेन्स जो ब्लड सप्लाई टू द ब्रेन कट जाता है, तो ब्रेन ईईजी रिपोर्ट से आया है कि नहीं होता है, और होता भी है तो बहुत मिनिमल तौर पे, क्योंकि फाइनली तो जान जा रही है ना उसकी। लेकिन यहां पे एक बात गौर करिए कि जो ब्लड निकल जाता है वो बेस्ट मीडियम होता है बैक्टीरिया के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए। अब अगर कोई ऐसा ब्लड को ना निकाले, मतलब जो ब्लड फ्लो आउट ना करे, तो उसकी वजह से क्या होगा? वो ब्लड अंदर रहेगा, उसकी वजह से डिजीजेस होगी, और फिर आप कहोगे गोश्त खाने से डिजीज होती है। तो हम भी आपके साथ है इसमें कि हाँ ये डिजीज हो रही है गोश्त खाने से, लेकिन कौन सा? वो वाला गोश्त जिसके अंदर इस तरह से ब्लड को बाहर नहीं किया गया है, या वो वाला गोश्त जो जैसे रॉन्ग है, जैसे पोर्क और इस तरह के एनिमल्स का। लेकिन आप जनरल सारे गोश्त के ऊपर कह दो, और कभी मान लो फ्राइड है तो फ्राइड में प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम है, हाई टेम्परेचर में प्रॉब्लम है। हमें ये बात समझना चाहिए किस चीज में प्रॉब्लम है। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल आप देखोगे कि हराम एनिमल्स का गोश्त मना है, जो जबाह नहीं किए गए, जबाह यानी कि वो ब्लड जिससे बाहर निकल जाए मेथड, तो वो इस्लाम में मना है। एक्सेसिव खाने से प्रॉब्लम होते हैं, हाँ एक्सेसिव मीट खाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेसिव वेजिटेरियन फूड भी खाने से प्रॉब्लम होता है, तो एक्सेसिव फूड को गलत कहेंगे। रॉन्ग तरीका एक्सेस फ्राइड है, उसको गलत कहेंगे। कोई हराम चीज के साथ में नॉनवेज खा रहा है, जैसे अल्कोहल के साथ खा रहा है, या कोई गलत चीज के साथ खा रहा है, तो वो उस गलत चीज की वजह से प्रॉब्लम है। हाँ, और लास्ट पॉइंट नीचे की तरफ देखिए, किसी का अगर हेल्थ इशू है और डॉक्टर ने उसे कहा है कि तुम्हें नॉनवेज नहीं खा सकते हो, तो ना खाए उसके हेल्थ रीजन की वजह से। उसकी वजह से ऐसे थोड़ी हो जाता है सारे इंसानों के लिए नॉनवेज मना हो गया। जैसे मिसाल के तौर पे किसी को अगर डायबिटीज है और डॉक्टर ने कहा तुम्हें शुगर नहीं खाना है, या किसी को सर्दी और डॉक्टर ने कहा तुम्हें ठंडा नहीं खाना है, दैट डजंट मीन सारे इंसानों के लिए ठंडा खाना गलत हो गया, हराम हो गया, गलत हो गया, फोरबिडन हो गया। तो ये एक इंसाफ की बात है। एक मिसाल के जरिए बताता हूं कि देखिए, पानी से आपको पता है कितनी बीमारियां होती है। पानी से कॉलेरा होता है, पानी से टाइफॉइड होता है, डायरिया होता है, कितनी सारी बीमारियां होती है पानी से। अब कोई ये कहे कि भाई पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि पानी से बीमारियां होती है, तो हम लोग कहेंगे ये थोड़ी सही बात है। पानी को फिल्टर करो, साफ करके पियो, पानी थोड़ी मना हो जाएगा। तो आप अगर ये बीमारियां देखोगे जो गलत तरीके से मीट खाने से हो, तो हाँ वो हम आपके साथ है उसमें, गलत तरीके से नहीं खाना चाहिए, एक्सेसिव नहीं खाना चाहिए, फ्राइड वगैरह में प्रॉब्लम है, नहीं खाना चाहिए। हाँ, तो ये चीज अलग है। और जो लोग ये कह रहे थे कि अगर कोई छोड़ दे नॉनवेज तो उसका वेज खाने से रिड्यूस्ड रिस्क ऑफ कैंसर हो जाता है, ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो संजीव ने भी रिपीट किया है। अगर आप ये रिसर्च पेपर देखें, रिसर्च गेट में मौजूद है, इसके अंदर आप देख सकते हो कि ये बताया है कि चारिंग मीट ड्यूरिंग कुकिंग कैन क्रिएट ओवर 20 केमिकल्स लिस्ट टू कैंसर। ये किस चीज से? ये कुकिंग के दौरान चारिंग मीट जो जला दिया जाए उससे प्रॉब्लम होता है, और प्रोसेस्ड मीट से प्रॉब्लम होता है, ना कि टोटल मीट से। तो यहां पे प्रेजर्वेटिव्स है मेन रीजन। ये जो चारिंग मीट है उसके अंदर जो प्रेजर्वेटिव्स है, कंटेन प्रेजर्वेटिव सच एज नाइट्रेट्स, वो चीज को जब इस तरह से जलाया जाए तो उससे प्रॉब्लम होता है। तो यहां पर अब वो प्रेजर्वेटिव प्रॉब्लम है, ना कि मीट प्रॉब्लम है। हम लोगों को फेयर बात करनी है ना। तो ये एक रिपोर्ट है, आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर ये लिंक भी मैंने दिया है। आप देख सकते हैं कि ये जो कंज्यूमिंग मीट से कैंसर का रिस्क बढ़ जाता है, तो ये रिपोर्ट्स को जब एनालाइज किया गया, ये प्रूविंग के टेबल पे आके साबित नहीं हो रही बात, ये बात साबित नहीं कर सकते हैं। और जो कहा कि भाई हार्ट डिजीज का रिस्क कम हो जाता है अगर वेज खाने लगे, तो आप देखेंगे कि हार्ट डिजीजेस किस वजह से होती है। उसमें देखिए वेजिटेबल ऑयल थर्ड नंबर पे है, वेजिटेबल ऑयल 62%। अब मैं वेजिटेबल फूड के खिलाफ नहीं हूं, आपको खाना है वेजिटेरियन फूड खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आप जब पापी कहते हो, बुरा कहते हो, ये बात में प्रॉब्लम है। तो हमें समझना है कि यहां पर रेड मीट भी है,
देखिए नीचे की तरफ सेकंड लास्ट में 5% रिस्क होता है रेड मीट की वजह से। लेकिन यहां पर आप ये देखोगे, ये रिपोर्ट के अंदर आया है कि सैचुरेटेड फैट डज नॉट क्लॉग द आर्टरीज, कि जो सैचुरेटेड फैट जो होता है, जो एनिमल ओरिजिन से जो चर्बी होती है, उससे आर्टरीज क्लॉग नहीं होती, ये साबित हुआ है। कोरोनरी हार्ट डिजीज इज अ क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी कंडीशन द रिस्क ऑफ व्हिच कैन बी इफेक्टिवली रिड्यूस्ड फ्रॉम अ हेल्दी लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस। तो सैचुरेटेड फैट्स से नहीं होता, हाँ, डाइटरी कोलेस्ट्रॉल से नहीं होता, बल्कि ये अच्छा है, जो इसकी वजह से रिस्क बढ़ता नहीं है हार्ट डिजीज का। ये दिया है, ये ब्रिटिश जर्नल ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन के अंदर लिंक भी दिया हुआ है। उसी तरह ये एक सिडनी डाइट हार्ट स्टडी के अंदर यही सिमिलर टाइप के कंक्लूजन्स मिलेंगे। तो नॉनवेज फूड में न्यूट्रिशन अगर आप देखोगे तो कई सारे, जैसे विटामिन B12 आपको डायरेक्ट नॉनवेज फूड में मिलेगा। विटामिन B12 ये वेजिटेबल फूड के अंदर, वेजिटेरियन फूड में मिलता ही नहीं है, मिलता ही नहीं है। और वीगन्स को सप्लीमेंट खाना पड़ता है B12 के लिए, विटामिन B12 के लिए। और 2 in 3 वेजिटेरियंस के अंदर देखा गया कि हर 3 में से 2 वेजिटेरियन में विटामिन B12 की डेफिशिएंसी पाई गई। और कंपेयर टू दैट अगर मीट ईटर्स में देखोगे 20 में 1 में डेफिशिएंसी मिल रही। क्रिएटिन का भी आप देखोगे, ये एक जो मसल बिल्डिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपने शायद देखा होगा कि बॉडी बिल्डर्स का क्रिएटिन वगैरह, ये वेजिटेरियन फूड के अंदर हम देखते हैं कि बहुत ही इसके अंदर प्लांट बेस्ड डाइट में लैकिंग होता है, नॉनवेज फूड में मिलता है। ऐसी बहुत सारी और एग्जांपल्स है। तो ये सारा नरिशमेंट भी तो है ना, हाँ, नरिशमेंट भी तो है। आइए नेक्स्ट वीडियो देखते हैं उनकी जी। थिंकिंग अबाउट द अदर एज योरसेल्फ, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। फिर से मैं स्पिरिचुअलिटी इज ऑल अबाउट थिंकिंग अबाउट द अदर एज योरसेल्फ, नॉट थियोरेटिकली बट एक्चुअली। ठीक है, एक और वीडियो देखेंगे स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से, फिर मैं आपके साथ कुछ बहुत डीप व्यूज शेयर करना चाहता हूं जी। जैसे जैसे हम गहराई में उतरते चले जाते हैं, ये जो फर्क है मेरे बीच में और उसके बीच में, जिसको मैं खा रहा हूँ या जिसको मार रहा हूँ, वो फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्होंने स्पिरिचुअलिटी के ताल्लुक से कहा कि ये फर्क धीरे धीरे खत्म हो जाता है, किसमें, हम में और जिसे हम खा रहे हैं। तो ये फर्क हमें प्लांट्स के ताल्लुक से भी सोचना चाहिए, एनिमल्स के ताल्लुक से भी। लेकिन यहां पर एक आइडियोलॉजी है और मैं उनसे यही कहूंगा कि आप इस चीज के बारे में सोचें। ये आइडियोलॉजी ये है कि हम सब जो मिसाल के तौर पे जो कुत्ता है, बिल्ली है, या उसके अलावा जो कॉकरोच है, या मान लीजिए जो बकरा बकरी, हाँ, ये सब भी है, तो ये माना जाता है कि हम सब सेम है, हम सब सेम है, मतलब सब में फर्क नहीं है। लेकिन आप दुनिया में देख सकते हो, आप देखोगे कि इंसानों में और एनिमल्स में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। और ये क्लियरली देख सकते हैं, आपको एनिमल्स की बनाई हुई मार्केट, बिल्डिंग, टावर, हाँ, ट्रेडिंग कर रहे हैं, वो सब नहीं मिलता है। उनका सर्वाइवल होता है इंपॉर्टेंट, वो अपने सर्वाइवल की हद तक की सोच रखते हैं। लेकिन इंसान जो है, उन्हें एक हायर विजन दिया गया है, सोचने की क्षमता दी गई है। हम इंसान आज दुनिया में अच्छा बुरा बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो इंसान में और जानवरों में फर्क है। अब ये जो आइडियोलॉजिकली जो संदीप कह रहे हैं बार बार, वो उस चीज से कनेक्ट होती है। क्यों? क्योंकि उनका ये मानना है कहीं कि वो जानवर भी जो है वो तुम हो सकते थे, तुम वो जानवर हो सकते थे जिसे तुम स्लॉटर कर रहे हो। तो यहां से वो बात पैदा हो रही है। तो आपके सामने मैं बात कह रहा हूं कि ये चीज के अंदर एक्चुअली एक बहुत बड़ी बात है जो हम सबको सोचना चाहिए कि ये जो कहा जाता है कि भाई, जैसे कई बार हम कहते हुए सुनते हैं ना लोगों को कि पता नहीं मैंने क्या अच्छा काम किया कि मेरे साथ ऐसा हो गया, और पता नहीं मैंने क्या बुरा किया है कि ऐसा हो गया। मतलब ये माना जाता है कि कोई पिछले उसकी जिंदगी में, उसने पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छा किया है, उसका परिणाम मिल रहा है कि आज अच्छा हो रहा है, और पिछले जन्म में कुछ बुरा किया है तो उसका परिणाम मिल रहा है कि उसके साथ बुरा हो रहा है। ये सोच कहीं गलत है हम इंसानों के लिए, कहीं गलत है हम इंसानों के लिए। इसलिए गलत है क्योंकि आप देख सकते हो कि हम सब इंसान जो है ना, ये इंसानों में कोई तकलीफ में है ना, तो ऐसा नहीं है कि कोई तकलीफ उसके सामने पिछले जन्म की तकलीफ आई है। क्यों? ये आजमाइश है। इस चीज से क्या होता है ना, जो अच्छे हाल में ना वो कहेगा जरूर मैंने पिछले जन्म में कुछ अच्छा किया है, और कोई बुरे हाल में ना वो कहेगा कि पता नहीं क्या किया। तो असलियत ये है, रियल बात तो ये है ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये पैसा भी एक परीक्षा है और ये भी तकलीफ भी परीक्षा है। और ये सब कहना कि जानवर और हम सेम है, ये बात एक्चुअली सही नहीं है। हमें जिम्मेदार बनाया गया है कि हमें उनका केयर करना है, हमें उन्हें संभालना है। ऐसा नहीं कि सब सेम है। हम इंसान आए हैं, जीवन दुनिया में हम जी रहे हैं, यहां से जाएंगे, यहां से रिजल्ट मिलेगा। लास्ट में मैं एक वीडियो प्ले करूंगा संदीप की, और जिसमें मैं देख रहा हूं कि उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही है। मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूं, इस बात को अप्रिशिएट करना चाहता हूं। लेकिन मैंने पाया कि ये वीडियो जो है ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रही है
उनकी इस वीडियो में कही हुई बात से। बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लेंगे कि भाई मैं अप्रिशिएट नॉन वेजिटेरियन होना, जैसे फॉर एग्जांपल हम अपना बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव बना लेंगे कि भाई नॉन वेजिटेरियन होना गलत है, वेजिटेरियन होना ठीक है, घास फूस मतलब अच्छा है, और नॉन वेजिटेरियन जो खाते हैं वो लोग सब गंदे लोग हैं, व्हाटएवर। तो आप नहीं भी चाहोगे तो जैसे ही कोई ऐसा बंदा आएगा तो आप उसको जज करने लग जाओगे। नहीं भी बोलोगे तो आपके फेस पे नजर आ जाएगा, आपके फेस पे मतलब उसको समझ आ जाएगा कि यू डोंट लाइक दैट पर्सन। तो इसकी शुरुआत कहाँ से हो रही है? हमने अपनी सोच को बहुत स्ट्रांगली पकड़ लिया है कि जो मैं सोच रही हूँ वो ही ठीक, जो वो सोच रहा है वो गलत है। द मोमेंट यू से कि जो मैं सोच रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, तो बाकी अपने आप ही गलत प्रूव होगा, जिनकी भी सोच आपकी सोच से मैच नहीं होती। तो समझदारी इसे कहेंगे कि हम पहले अपनी खुद की सोच पे ही एक क्वेश्चन मार्क लगा दें, आई मे बी राइट, आई मे बी रॉन्ग, तो आई बी हम्बल। तो ये जो कह रहे हैं ना कि हमें अपनी सोच पे क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए, फैक्ट ये है ना कि ऐसा नहीं है। ये समझना कि दुनिया में सिर्फ सब चीज सही हो सकती है, दुनिया में सब चीज सही हो सकती है, ऐसा नहीं है। फैक्ट ये ना मेरे ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, कोई चीज सही होती है, कोई चीज गलत होती है। और ये मानना कि एनिमल्स को मारना एक पाप है, क्राइम है, क्रिमिनल ये चीज है, ये बात खुद एक सोच, एक रॉन्ग सोच है। तो मैं कह रहा हूं कि वहां पे मैं अप्रिशिएट ये करना चाहता हूं कि वो जो कह रहे हैं कि हमें थोड़ा ओपन थॉट रखना चाहिए, लेकिन ये सिमिलर चीज आप इस वीडियो में कहीं कॉन्ट्राडिक्ट होती दिखी। तो फाइनली मैं यही कहूंगा, ये मैंने कुछ ऑब्जर्वेशंस रखे हैं, रिसर्च प्रेजेंट की, और हम सब इंसान को ट्रुथ सीकर बनना चाहिए, सच्चाई क्या है फॉलो करना है, वही हमारी जिंदगी भर का मकसद है। आखिर में हम सब इंसानों का मालिक एक ही है, हम सबका एक ही मालिक है, और हम सबका परिणाम जो देखेंगे ना, तो ऐसा नहीं कि हिंदू का अलग परिणाम हो जाएगा, मुस्लिम का अलग होगा, सबके सब उसी तरह मरने के बाद जिंदा होने वाले हैं। इस आसमान और जमीन के मालिक के सामने हम खड़े होने वाले हैं, हम सबका हिसाब होगा, हम सबको रिजल्ट मिलेगा, अच्छा किए तो अच्छा मिलेगा, बुरा किए तो उसकी सजा मिलेगी। तो जिंदगी में हमें फैसला करना है क्या सही है क्या गलत है। हम सबका मालिक एक है, हमारी सारी इबादत वर्शिप सिर्फ उसी एक की होनी चाहिए। कल रिजल्ट आने वाला है, यही सच्चाई है जो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रेजेंट किया, और यही सच्चाई को कुरान में बताया गया है, सारे पिछले प्रॉफिट्स ने प्रेजेंट किया। वही बात मैंने भी आपके सामने रखी, और संदीप को भी मैं बात कह रहा हूं। और मैं ये कह रहा हूं कि संदीप माहेश्वरी की वीडियोस जो मैंने देखी है, तो मैंने यही देखा, एक बैलेंस्ड और एक लॉजिकल और कॉमन सेंस वाले इंसान दिखते हैं। तो मैं उनसे यही कहता हूं कि आप इस बात को भी इवैल्यूएट करिए, और मेरी बात के ताल्लुक से भी आपका फीडबैक मैं चाहूंगा कि आप जरूर दीजिए इस वीडियो का फीडबैक, और कोई बात सही हो तो जरूर कबूल करिए। थैंक यू सो मच। अब हम 5 गेस्ट को लेंगे हमारे आज की स्ट्रीम में, और लिंक शेयर कर रहे हैं। तो 5 गेस्ट जो आपको सिर्फ आज का जो टॉपिक है, क्या नॉनवेज खाना गलत है, इस टॉपिक पर आप अपना सवाल पूछ सकते हैं या अपना व्यू रख सकते हैं। हाँ, सिर्फ 5 गेस्ट सिर्फ इसी टॉपिक पर। ये लंबी स्ट्रीम नहीं है, मैं शॉर्ट स्ट्रीम में बस 5 गेस्ट को लेकर हम लोग इस स्ट्रीम को फिनिश करेंगे। तो चलिए, जब तक गेस्ट ज्वाइन हो रहे हैं इस चीज में, लिंक शायद आप लोगों के साथ शेयर नहीं हुआ। ओके, आ चुके हैं एक गेस्ट। फरहान, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, एमडी फरहान। आपका डिवाइस नॉट कनेक्टेड है, डिवाइस परमिशन दे दीजिए जी। लिंक पे क्लिक करें और आए। ठीक है, तब तक मैं चैट में देखता हूं कोई बात वर्थ रिस्पॉन्डिंग है तो मैं मेंशन करूंगा। चलिए, वो जब तक हो रहा है। ओके, यस, मोहम्मद फरहानुद्दीन जी, अपने आप को अनम्यूट करें। चलिए, इमरान खान। अस्सलाम वालेकुम जैद भाई। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। हाँ जैद भाई, जैद भाई जी जी जैद भाई, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो बहुत ज्यादा पेश किया जाता है। ये हाँ जैद भाई, जी सुन रहा हूँ, बताइए। आवाज आ रहा है? आ रही है जी। हाँ, तो एक इम्पोर्टेंट पॉइंट जो बहुत ज्यादा पेश किया जाता है वो ये कहते हैं कि बीफ खाने से कुछ कार्बन एमिशन बहुत ज्यादा होता है, बहुत सारे रिपोर्ट्स पेश करते हैं जी। तो इसकी क्या हकीकत है? ये बहुत ज्यादा पेश किया जाता है, तो इस पे आपने शायद टच नहीं किया जी। तो कार्बन एमिशन के ताल्लुक से जो बात कही जाती है ना, जो आपने कहा, मैं 1 मिनट में एक रिपोर्ट लाता हूं आपके सामने, और मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद देखें। देखिए क्या होता है ना, यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है ना वो आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड हो जाती है, और ये ऐसे नहीं होना चाहिए। इंसाफ की दुनिया में, इंसाफ की दुनिया में आइडियोलॉजिकली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा नहीं होना चाहिए। जो बात कहो तो प्रूफ के साथ कहो। देखिए, मैं आपके सामने ला रहा हूं, ये जो कार्बन एमिशंस वाली बात जो है, ये चीज की शुरुआत कहां से हुई मैं आपको यहां से बताता हूं।
यूनाइटेड नेशंस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की 2006 में पब्लिश स्टडी थी, लाइफ स्टॉक्स लॉन्ग शैडो। उसमें क्या बताया गया कि लाइफ स्टॉक की वजह से 18% ऑफ द ग्रीन हाउस गैस एमिशंस होते हैं। लाइफ स्टॉक की वजह से, ये जो जानवरों को पालते हैं ना, उसकी वजह से ग्रीन हाउस गैसेस 18% पैदा होते हैं। 18% जो एयर पोल्यूशन वगैरह वो पैदा होता है ये लाइफ स्टॉक की वजह से। और उसके अंदर ये बताया जाता है वो लोग डकार बहुत देती है एनिमल्स वगैरह। ये सब बात अगर सुन के भी बहुत ऑड लगती है बात कि कैसे ऐसे हो सकता है। यानी यहां तक कहा गया कि भाई ये ट्रांसपोर्ट से भी ज्यादा इसके अंदर पोल्यूशन आता है। ओके, लेकिन ये बात को आप देखोगे, ये क्लियर सेंटर क्लैरिटी एंड लीडरशिप फॉर एनवायरमेंटल अवेयरनेस एंड रिसर्च, इसके अंदर जो प्रोफेसर फ्रैंक, उन्होंने ये चीज को जो स्पीच प्रेजेंट हुई उसको पॉइंट आउट किया। और वहीं पर उन्होंने जब ऑब्जेक्शन लिया सैन फ्रांसिस्को में, तो उसके बाद में FAO ने, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इमीडिएटली ओन्ड अप इट्स एरर को ओन अप किया। And unfortunately, the agency's initial claim that livestock was responsible for the lion's share of the world's green gas emissions has already received wide coverage, and to this day we struggle to unring the bell. वो कह रहे हैं कि ये चीज भले ही FAO ने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन उसके बाद भी वो प्रोपेगेंडा, खासतौर से जो रिलीजियसली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा ने उस चीज को इतना स्प्रेड किया कि ये चीज आज तक चल रही है। अगर आप देखोगे ग्रीन हाउस गैसेस के ताल्लुक से, ये देखिए इसके अंदर आता है कि ये नीचे की तरफ 2.3 गीगा टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट ऑफ 5% ऑफ द टोटल, ये एक रिपोर्ट में आया है। कार्स और लाइफ स्टॉक विच कंट्रीब्यूट मोर टू क्लाइमेट चेंज, कार्स की वजह से कि जानवरों की ये रेयरिंग की वजह से। तो इसके अंदर देखा गया कि जानवरों की रेयरिंग की वजह से जो डायरेक्ट एमिशंस है वो काफी कम है। हाँ, काफी कम है। वो रिपोर्ट में, FAO की रिपोर्ट के अंदर ये रॉन्ग आई थी बात। और ये भी देखिए इसके अंदर, इस रिपोर्ट में तो 3.9% ऑफ द टोटल US ग्रीन हाउस गैस एमिशंस आया है। ये EPA, इंडिया अमेरिकन गवर्नमेंट की ये रिपोर्ट के अंदर आया है। और इसके अंदर आप देख सकते हो ये चीज के जरिए साबित हुआ है। मतलब इन शॉर्ट बात ये है कि ये अगेन एक रिलीजियसली मोटिवेटेड प्रोपेगेंडा निकला, और यही चीज कई चीजों में दिखाई देगी जिसकी वजह से लोग ये बात कहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको सवाल का जवाब मिला होगा। तो जैद भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मतलब ये एतराज वैलिड कैसे है? अगर कैटल रेयर करने से कार्बन एमिशन होता भी है तो हम लोग नहीं खाएंगे तो वो तो फिर भी होगा। मतलब ये खाने से तो और कम होगा ना, कम रेयरिंग होगा जानवर का, दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, डिक्रीज होगा। तो ये क्या, क्यों पॉइंट फिर बिल्कुल सही बात है। अगर नहीं खाएंगे तो फिर भी तो एमिशन वैसे ही रहेगा जी। क्योंकि ये संबित पात्रा है स्पोक्सपर्सन, बार-बार ये पॉइंट रेज करते हैं। और गुजरात हाई कोर्ट ने भी कहा है, ये गुजरात हाई कोर्ट ने भी ये कहा है कि काऊ से ऐसे कार्बन एमिशन होता है। इसलिए मैं ये क्वेश्चन किया जी। जज़ाकल्लाह खैर, थैंक यू सो मच। वही डॉक्टर अब्दुल कदीर। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, खैरियत? वालेकुम सलाम। एक मिनट, मैं देख रहा हूँ अबूजर भी यहाँ पे आए हुए हैं। यस अबूजर भाई, इस्तकबाल है आपका। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आवाज आ रही है मेरी साफ? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आपकी आवाज आ रही है जी। ज़ैद भाई बहुत बहुत माशाल्लाह, बहुत जबरदस्त आपकी प्रेजेंटेशन थी। मतलब सारे आर्गुमेंट्स आपने जड़ से खत्म कर दिए माशाल्लाह, बहुत मजा आया देखकर जी। डॉक्टर अब्दुल कदीर बताएं। जी ज़ैद भाई, मेरा सवाल है कोई पेटेंट आर्टिकल है क्या, जो मारूफ पेटेंट आर्टिकल है जो मतलब प्लांट्स को लाइफ है और क्या वो फील होते हैं? क्योंकि बाज लोग ये एतराज करते हैं कि प्लांट्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम नहीं रहता है, ह्यूमन बींग्स को सेंट्रल नर्वस सिस्टम रहता है, तो वो लोग फील नहीं होते। लाइफ तो रहता है लेकिन फील नहीं होते, मतलब सेंस नहीं रहता है। तो ये एतराज पेश करते हैं, ठीक है? तो इसका कोई जवाब दे दीजिए अच्छा सा। पेटेंट आर्टिकल अगर कोई पब्लिश हुआ तो बता दीजिए, अच्छा रहेगा। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, इसके अंदर मैंने प्लांट्स को पेन होता है, उसके अंदर मैंने एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का आर्टिकल जो है डू प्लांट्स फील पेन, मैंने इसको कोट किया और इसके अंदर आप देख सकते हैं। और ये जो बात रिसर्च है, मैंने जो वीडियो भी जो बताई, जो उसका भी लिंक दिया हुआ था, वो वीडियो का लिंक मैंने जो बताया वीडियो उसके अंदर मैंने शेयर किया था, ये भी यहाँ पर दिया हुआ था। लेकिन एक बात, बुनियादी आर्गुमेंट ये है कि अगर मान लीजिए कि कोई, जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे बात कर रहा हूँ डॉक्टर साहब, कि अगर मान लीजिए कोई इंसान है जो मान लो बहरा है, गूंगा है, 5 सेंसेस में से बहरा भी है, गूंगा भी है, और वो मान लो कि उसे ये हो गया है लकवा, हाँ, और इसकी वजह से वो फील नहीं कर पा रहा है पेन, तो ऐसे शख्स को मारना क्या कम गुनाह है, कम क्राइम है? तो प्लांट्स के अगर कुछ सेंसेस हम कहें कि कम है, तो उससे उनको मारना कम जुर्म हो जाता है क्या? ये क्या लॉजिक है?
उनको मारना कोई कम जुर्म नहीं होता है। व्हाट डू यू थिंक? बल्कि और ज्यादा गुनाह होता है, क्योंकि वो लोग नहीं सुन सकता है ना बोल सकता है, और ज्यादा गुनाह होता है। किसी लाचार को मार देंगे, बिल्कुल सही। तो अगर जुर्म कहें तो प्लांट्स को मारना तो बड़ा जुर्म दिख रहा है, क्योंकि लाचार प्लांट्स को मार रहे हो, वो बेचारे चिल्ला के आवाज भी नहीं निकाल सकते, तुम ऐसों को मार रहे हो, अगर ये जुर्म कहें तो। लेकिन जुर्म नहीं, इंसान की जायज जरूरत जिंदा रहने की जरूरत के लिए है। जी अच्छा जैद भाई, मैंने एक आर्टिकल आपको शेयर किया है, आप उसे स्क्रीन पर लाएं। प्लांट्स हैव देयर ओन काइंड ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। हाँ जी, माशाल्लाह। तो इस आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि प्लांट्स के पास भी अपनी तरह का सेंट्रल, ऑब्वियसली वो एक डिफरेंट चीज है, डिफरेंट लिविंग बीइंग है, तो उनके पास भी अपनी तरह का सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। जैसे बहुत सारी रिसर्चेस हैं कि प्लांट्स रिमेंबर रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। प्लांट्स के पास अपनी तरह का एक याददाश्त का मैकेनिज्म होता है जिससे प्लांट्स याद रख सकते हैं, प्लांट्स देख सकते हैं, प्लांट्स जो है वो डिसीजन ले सकते हैं। ये पूरी रिसर्च है, इसके ऊपर बहुत सारी बुक्स भी लिखी जा चुकी हैं। तो प्लांट्स के पास अपनी तरह का एक याददाश्त का मैकेनिज्म भी होता है, प्लांट्स के पास अपनी तरह का एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है। एनिमल्स की तरह, जैसे एनिमल्स रिएक्ट करते हैं ना, जैसे ज़ैद भाई ने भी आपको दिखाया, ठीक उसी तरीके से प्लांट्स भी एनिमल्स की तरह रिएक्ट करते हैं। ठीक है, आप इसको पढ़ सकते हैं। मैं आपको, मुझे बहुत छोटा दिख रहा है, अगर आप पढ़ें। प्लांट्स ऊपर करें, प्लांट्स में lack brain but they have a nervous system of a sort, and now plant biologists have discovered that when a leaf gets eaten it warns other leaves by using some of the same signal as animals। तो ये आप क्लियरली देख सकते हैं कि प्लांट्स बायोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया है कि जैसे प्लांट्स को कोई काटता है, ठीक है, कोई कीड़ा ना काटा, तो वो दूसरे लीव्स को वार्न कर देती है कि अब हमको खाने वाला आ चुका है, ताकि वो अपने एक डिफेंस मैकेनिज्म डेवलप कर सके। तो यानी प्लांट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप उसे काट, जैसे आप है, आपकी उंगली पे कोई बाइट करेगा तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आप कुछ ना कुछ रिएक्ट करोगे। सेम वे में प्लांट्स भी रिएक्ट करते हैं, ठीक है, बस वो हम उनको देख नहीं सकते लेकिन वो रिएक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स को भी अच्छा नहीं लग रहा कि आप उनको काटें। कौन सा ये, और ये चीज एवोल्यूशन के भी खिलाफ जाता है। जैसे बहुत से जो साइंस का सहारा लेते हैं ना, तो एवोल्यूशन के भी खिलाफ जाता है कि प्लांट्स भी ऐसे नहीं होंगे कि अगर आप प्लांट्स को काटोगे तो वो आपको काटने देंगे, या प्लांट्स को आप मारोगे तो वो अपना मैकेनिज्म कोई डेवलप नहीं करेंगे खुद को बचाव के लिए। तो प्लांट्स भी अपना बचाव करते हैं। तो ये चीज भी डिस्कवरीज में आज हमको पता है। ठीक है, बिल्कुल सही, माशाल्लाह। और यही आर्टिकल मैंने अपने प्रेजेंटेशन में उसका ही लिंक बताया था और बताया था, लेकिन अभी हाँ जी वही है। एक छोटा सवाल है जाते जाते, वो क्या दूसरा स्क्रिप्चर्स के मतलब जो दूसरे रिलीजन के जो लोग तो नहीं खाते, क्या ये वाकई दूसरा स्क्रिप्चर्स में लिखा हुआ है कि मांसाहार खाना गलत है? क्या मैं जानना चाहता हूँ, मुझे पता नहीं है जी। आपको दूसरे रिलीजन के स्क्रिप्चर्स में बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलेंगे, फ्रॉम हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स भी मिलेंगे कि पुराने जमाने में किया जाता था, सैक्रिफाइस के तौर पे भी किया जाता था, खाया भी जाता था, और स्क्रिप्चर्स में तो बहुत सारे रेफरेंसेस हैं। अब आज जो चीज प्रैक्टिस की जा रही है, फॉलो की जा रही है, हम उसके पर्सपेक्टिव से एनालाइज कर रहे थे, लेकिन स्क्रिप्चरल तौर पर हिंदू रिलीजियस स्क्रिप्चर्स में भी ये बात मौजूद है, जैसा कि हम देख सकते हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। हमारे थर्ड गेस्ट को हम लेते हैं नित्या राय। नित्या राय। हाँ, हेलो सर, आवाज आ रही है? जी आवाज आ रही है, बताइए। हाँ, आपने एक पूर्ण जन्म से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा, तो मतलब इस्लाम के हिसाब से लाइफ एक टेस्ट है, तो जी हाँ, किसी का टेस्ट हार्ड और किसी का टेस्ट आसान कैसे है? मतलब कि जो रिच है उसका थोड़ा आसान टेस्ट है, किसी का थोड़ा हार्ड टेस्ट है, ऐसा क्यों? जी हाँ, बिल्कुल सही। किसी का एग्जाम टफ है, किसी का इजियर दिखता है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना नित्या भाई, जिसे लोग इजी समझते हैं ना, वो टफ से भी टफ है। जैसे लोग क्या समझते हैं, पैसा है किसी के पास, ऐश और दौलत है, उसका इजी एग्जाम है, लेकिन हकीकत में यह है कि उसका एग्जाम तो ज्यादा डिफिकल्ट है। क्यों? क्योंकि कोई अगर गरीब है ना, वो ऊपर वाले को ज्यादा याद करेगा, ट्रैक में रहेगा, लिमिट में रहेगा। जिसके पास पैसा है, गलत कर सकता है, उसके लिए ज्यादा बड़ा मुश्किल इम्तिहान है कि वो हो सकता है गलत करेगा। अगर ये दुनिया सब कुछ है तो हाँ, बात सही है कि उसको तो इजी मिला, लेकिन जब लाइफ आफ्टर डेथ देखेंगे तो कितने सारे ऐसे लोग हैं जो पैसे के उसमें फ्लो हो जाते हैं, पैसे के चीज में फ्लो हो जाते हैं। हम लोग समझते हैं उनको तो इजी मिल रहा है, हालांकि उनको टफ एग्जाम मिल रहा होता है। लेकिन ये बात है कि सबका सेम एग्जाम नहीं है। अब जैसे एग्जाम में हम दुनिया में देखते हैं कि दुनिया में हर साल सेम पेपर तो नहीं आता है, तो यहां पर अलग अलग एग्जाम हो वो बात नहीं है, जजमेंट फेयर होना चाहिए। कि मान लो कोई है जो मुश्किल हालात में था, जैसे कुरान के अंदर आता है कि हज किसके लिए फर्ज है? जिसके पास मन इस्तिता, जिसके पास इस्तिताअत है।
अब जिसके पास इस्तिताअत यानी कैपेसिटी है, यानी कि हेल्थ है, मनी है, अवेलेबिलिटी है, तो उसके लिए हज फर्ज है, जिसके लिए नहीं है तो उसके लिए है ही नहीं। अब कोई है जो मालदार है, वो चैरिटी नहीं दे रहा है तो उसकी गिरफ्त होगी। कोई गरीब है, उसने चैरिटी नहीं दिया, उसके पास तो था ही नहीं। तो सिचुएशन के हिसाब से जजमेंट हो और जजमेंट फेयर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और वो चीज के अंदर जो हमारा क्रिएटर है, जो आसमान और जमीन का बनाने वाला और इतने परफेक्ट कैलकुलेशन से पूरी कायनात चल रही है, बेहुसबान दिया है कि परफेक्ट कैलकुलेशन से पूरी यूनिवर्स चल रहा है, तो वो आपके और मुझ में भी इंसाफ करेगा। जो चीज का आपको मिलना चाहिए बदला आपको मिलेगा, जो चीज का मुझे मिलना चाहिए मिलेगा। हम सबको अपनी सिचुएशन के हिसाब से हमारा जजमेंट होगा और जजमेंट फेयर होगा। लेकिन हाँ, सबका एग्जाम अलग अलग है। और यहाँ पर मैं जैद भाई उस हदीस का भी आप जिक्र कर दें, जिस हदीस में आता है ना, सुनन निसाई की शायद हदीस है कि कयामत के टाइम तक लोग दीन से इतना परे हो जाएंगे कि उनको ये भी याद नहीं रहा करेगा, मतलब उनको अपना दीन तो याद रहेगा ही नहीं, बस उनको ये याद रहेगा कि हमारे कभी जो पुराने बुजुर्ग थे वो ला इलाहा इल्लल्लाह कहा करते थे। पूरा कलमा भी याद नहीं होगा, आधा याद होगा। तो साहबा ने पूछा कि ये कलमा उनको क्या फायदा देगा, तो रसूलुल्लाह ने फरमाया ये कलमा उनकी निजात का जरिया बनेगा। तो इससे पता चला कि तो क्या कहते हैं, तो इससे पता चलता है कि जजमेंट फेयर होगी, क्योंकि हालात के हिसाब से जजमेंट दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी को क्या कहते हैं, क्या अनफेयर जजमेंट नहीं होगी। जी बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ये मेरे पास तो रेडी है हदीस, मैं ला सकता हूँ जी। आपका कोई सवाल नित्या भाई? यस सर, एक मैं थोड़ा स्क्रिप्चर पढ़ा था इस्लामिक और हिंदू स्क्रिप्चर्स में पहले पढ़ चुका था, तो मैं कंपेयर कर रहा था कि इसमें रूल्स तो बहुत सारे कि हमें ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, पर बहुत ज्यादा तरीका नहीं बताया जाता है कि उस रूल्स पे अमल कैसे करा जाए। जबकि जो बाकी हिंदू स्क्रिप्चर है उसमें तरीका भी बताया गया है कि इस रूल्स पे कैसे अमल किया जाए, जैसे अपने डिजायर्स को कैसे कंट्रोल किया जाए या फिर ये सब। जी, आप अगर देखोगे इस्लाम के अंदर, जैसे मिसाल के तौर पे शराब मना है, लेकिन कैसे शराब को बैन किया गया, पूरे स्टेप्स के साथ हमें मिलती है बात। उसी तरह इस्लाम के अंदर अडल्ट्री मना है, यानी कि जिना मत करो, लेकिन उसका रोड मैप क्या है कि अडल्ट्री मत करो, यानी कोई मर्द और औरत को आउटसाइड मैरिज रिलेशंस नहीं करना चाहिए। तो लेकिन उसके अंदर पूरे प्रोटेक्टिव स्टेप्स पूरे दिए हुए हैं कि कैसे सेग्रीगेशन होगा, कैसे औरतों का हिजाब होगा, मतलब कई स्टेप्स है ताकि वो चीज अचीव हो। उसी तरह हम सबको ऊपर वाले के करीब आना है, तो कैसे हम करीब आएंगे? फर्ज से आएंगे जो कंपलसरी है, हराम चीजों से बचना है, पूरा एक सिस्टम है कैसे हम अपने डिजायर्स को कंट्रोल करें। तो उसका पूरा एक सिस्टम दिया हुआ है, तज़किया नफ्स कहते हैं कि कैसे अपने सोल को प्यूरिफाई करें, किस तरह से हम बेटर बने, किस तरह से हम आहिस्ता आहिस्ता नेकी पे आ सकते हैं, कैसे हम तौबा करें, रिपेंट करें, किस तरह से हमारा मालिक मर्सीफुल है। तो उल्टा हम तो ये कहते हैं कि ये चीज आपको इस्लाम में मिलेगी कि कोई चीज मना है, जैसे मिसाल के तौर पे चोरी मत करो दिया है, तो चोरी मत करो, तो ज़कात का सिस्टम है कि 2.5% ज़कात दो, कि ज़कात यानी जिसके पास भी पैसा है उसको साल में एक बार अपने कुछ सिलेक्ट एसेट्स में से 2.5% देना है उसे ज़कात, इससे जरूरतें पूरी हो जाएगी। फिर भी अगर कोई चोरी करता है तो उसके अंदर चोरी के लिए सजा भी रखी गई है। तो हम देखते हैं कि पूरे सिस्टम के तहत वो चीज को रोका गया है, और कैसे रोके वो पूरा एक सिस्टम का हिस्सा है। बल्कि आपको इसकी इतनी सारी मिसालें मिलेगी, बहुत लंबा लेक्चर इस टॉपिक पे हो सकता है, तो आप इस टॉपिक को जरूर स्टडी करिए। मेरी एक सीरीज है व्हाई इस्लाम 100 रीजन, जिसमें मैंने इसको पार्ट कई चीजें मैंने कवर किया था, आप जरूर उस सीरीज को देखिए। और कोई सवाल आपका? सर, और इस्लाम पूर्ण जन्म रीइंकार्नेशन को नहीं मानता है। आपकी आवाज रुक आ रही कई ऐसे, जी बताइए। यस सर, बोलो इस्लाम रीइंकार्नेशन को नहीं मानता, तो कई ऐसा इंसिडेंट्स और कई ऐसे न्यूज में आते हैं कि लोग जिनको अपना पिछला जन्म याद है, तो उस पे कैसे बोलेंगे वो लोग के बारे में? कई ऐसे इंसिडेंट्स आते हैं। अबू ज़र भाई, आपकी वीडियो भी आई है रिसेंट, आप ही बताइए सवाल का जवाब, फिर मैं अपना व्यू बताऊंगा। देखें, क्या कहते हैं, रीइंकार्नेशन में जिसको याद आता है कि वो पिछले जन्म में ये था, एक तो ये चीज है कि इसको खुद हिंदू स्कॉलर्स क्रिटिसाइज करते हैं। वो बताते हैं कि एक इंसान, आप अगर इस जन्म में इंसान है तो नेक्स्ट जन्म में आपका इंसान बनने के चांसेस क्या हैं, तो वो चांसेस बहुत हाई बताते हैं। खुद हिंदू स्कॉलर्स इस चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। दूसरी बात यह है कि कुछ लोगों को ये क्यों नहीं याद आता कि मैं पिछले जन्म में कुत्ता था, मैं पिछले जन्म में कीड़ा था, इंसेक्ट था, ये क्यों नहीं याद आता? क्योंकि वो सेन नहीं लगेगा इंसान, ठीक है। और कितने सारे फेक वाकयात आते हैं इसमें न्यूज में, ठीक है, उनको भी आप फिर बिलीव करेंगे। और दूसरी बात ये कि इन लोगों को जब आप इनसे पूछेंगे कि भाई आपको पता कैसे चला कि आप पिछले जन्म में आपको ये थे या पिछले जन्म में ये थे, ये बताते हैं कि हमको सपने आते हैं,
ठीक है, सपने आते हैं। अब आप आप ऐसे बहुत सारे वाकयात न्यूज में ही आपको मिलेंगे जिसमें कोई क्रिश्चियन कह रहा है कि कोई हिंदू कह रहा है कि मेरे सपने में जीसस आए, ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरे सपने में बुद्ध आए, ठीक है, कोई कह रहा है कि मेरे सपने में फला आया, मेरे सपने में फला आए, ठीक है। तो इन सब से क्या साबित हो रहा है? इन सब से तो अगर आप ये कहेंगे कि नहीं उनकी बात एक्सेप्टेबल है, उनकी बात एक्सेप्टेबल नहीं है, तो इन सब से साबित क्या हो रहा है? आप किसकी बात मानेंगे? क्योंकि सबके पास अपनी अपनी दलील है, सबको सपने आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे पता ये चला कि कुछ और ही हो रहा है, ठीक है। हम जो ज्यादा मेरे पास इसकी पीपीटी नहीं है रेडी, लेकिन मैं वैसे ही बता रहा हूँ, आपके पास अगर रेडी हो तो बता दिएगा। तो हम लोग मुसलमान जो है वो जिनों में मानते हैं, और हम मानते हैं कि जिन जो है वो आपके सपने इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, ठीक है, वो आपको कुछ खास चीजें दिखा सकते हैं सपने में, ठीक है। तो हम ये मानते हैं कि ये जो सपने आते हैं ये जिनों के द्वारा आते हैं, ठीक है, कि जिन आपको सर्टेन टाइप्स के सपने दिखा सकते हैं, जिससे कुछ फॉल्स बिलीफ लोगों में जन्म लेते रहते हैं, ठीक है। और वो क्या कहते हैं, इसका एविडेंस उनके पास नहीं होता, बस वो सपने आते रहते हैं। तो इस वजह से आदमी को लगता है जैसे क्रिश्चियन को अलग सपना आएगा, एक हिंदू को अलग सपना आएगा, तो ट्रस्ट किसकी बात की जाए? तो ट्रस्ट किसी की बात भी नहीं की जा सकती, क्योंकि ये सब इनके एक तो एविडेंस नहीं होता, दूसरी चीज ये कि मेरे पास इसकी वो नहीं है। मैं सर्च कर रहा हूँ हदीस, एक सेकेंड। इत्तेज़ाद भाई आप कुछ बोले, मैं इसमें ऐड करें, मैं एक चीज सर्च करता हूँ। ओके, क्लियर, मुझे इस बात पे हो गया। मुझे आपको एविडेंस आप सुनिए की जरूरत कि मैं नहीं एक चीज में हाँ एक लास्ट सवाल है, तब तक आप जवाब दे दे। तो जी इज गॉड ओमनी प्रेजेंट, और कि वो इस्लाम के अकॉर्डिंग ओमनी प्रेजेंट है क्या, कि वो कहीं ऐसा जगह या ओमनी प्रेजेंट? हर चीज को देखना, वो हर चीज को देखता है, हर चीज को देखता है, हर चीज को जानता है, हर चीज को सुनता है, जर्रे जर्रे पे कंट्रोल है। लेकिन जहां तक उसकी जात की बात है तो कुरान में 7 प्लेसेस में आता है कि वो अर्रहमान अलल अर्श इस्तवा, वो अपने अर्श जो उसका थ्रोन है उसके ऊपर है। तो हम ये देखते हैं कि क्रिएटर अलग है, क्रिएशन अलग है। हम उसे कुरान में आता है वहुवा फौका इबादी, वो बंदों के ऊपर है, फौका वर्ड आता है। और मन फिस समा, आसमान वाला, इरहमो मन फिल अर्द यरहमकुम मन फिस समा, जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी पॉइंट किया, अल्लाह मशहद, तो ऊपर की तरफ पॉइंट किया, अल्लाह तू गवाह हो जा। तो ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स है। तो हम ये कहते हैं कि क्रिएटर अलग है, डिस्टिंक्ट है, क्रिएशन अलग है। वर्शिप द क्रिएटर नॉट द क्रिएशन। खालिक की वर्शिप करो, मखलूक की वर्शिप मत करो। रचनाकार की वर्शिप करो, रचना की हुई चीज की वर्शिप मत करो। तो ये है इसके बारे में एक सिंपल बात। लेकिन उसके जैसा कोई नहीं है, क्योंकि उसकी कायनात देखकर ही हम समझ सकते हैं, जब कायनात यूनिवर्स इतना वास्ट और इतना बड़ा है तो बनाने वाला कितना ग्रेट है। तो ये बात सिंपल है कि लैसा कमिस्लिही शै, उसके बमिसल, उसके जैसा कोई नहीं है। और ये कहना कि वो यहां है, हर चीज में है, जैसा बाज लोग मानते हैं, तो हर चीज में गटर भी तो एक जगह है, नाला भी तो जगह है, टॉयलेट भी तो जगह है। तो क्या गटर में भी है, नाले में भी है? या मान लीजिए कि जी वही मैं बता रहा हूं, कुछ ऐसे क्रीचर्स होते हैं, कॉकरोच है या पेस्ट है, हम उसे मार रहे हैं, क्या उसमें भी है? या कोई क्रिमिनल है, मर्डरर है, क्या उसमें भी है? या मैं, टेबल है मेरे सामने, मैंने टेबल को मारा, तो मैंने किसको मारा? टेबल को मारा। क्या मैं गॉड को मार रहा हूं? मैं गॉड को नहीं मार सकता, क्रिएशन, वो क्रिएटर है, वो बनाने वाला है। तो यहां क्या है कि आप, ये बात आपके सामने है कि क्रिएटर जो है वो डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट है, और उसके जैसा कोई नहीं है, और हमें उसको वर्शिप करना है। उसकी प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस बहुत सारे पूरी दुनिया में है, लेकिन वो अलग है क्रिएशन से। तो ये बात आपके सामने रखी, लेकिन बात ये है असल कि हम सबका मालिक एक है और हम सबको वर्शिप उसी करनी चाहिए। उम्मीद करता हूं आप इस स्टडी में आगे बढ़ते रहेंगे और जो भी सही बात है उसको जिंदगी भर एक्सेप्ट करें। अबू जरबा, आप कुछ ऐड करना चाहते हैं? ज़ैद भाई, मैंने मेरे थोड़ा सा कनेक्शन लॉस हुआ था, मैंने सुना ही नहीं सही से आवाज कट, अब आनी शुरू हुई आवाज। अच्छा, नहीं कोई बात नहीं। तो नित्या भाई, कोई और बात आपको कहनी है, पूछनी है? एक मुझे अभी याद आया कि एक मैंने कुरान की पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रहा कि जब जजमेंट डे से रिलेटेड, कि उस दिन आसमान खुलेगा तो आपको आवाज आ रही है? नित्या भाई, एक्चुअली आपकी आवाज बहुत फिल इन द ब्लैंक आ रही है, मैं गैस कर रहा हूँ, गैस। हाँ चलो फिर से बोलो, क्या बोल रहे हैं आप? जजमेंट डे के बारे में कुरान में वर्ड था कि उस दिन आसमान खुलेगा और वहां पे हेवन होगा, राइट? तो हमने इतना सारा स्पेस ऑब्जर्व किया, हमें दिखता कि नहीं है जो जन्नत या हेवन जो भी आप बोलते हैं, हमने इतना सा स्पेस साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, कहीं पे जन्नत आसमान।
कुरान में दिया है कि वलक़द ज़य्यना समा दुनिया बिमसाबीहा, कि हमने दुनिया के आसमान को चिरागों से आरास्ता किया है, चिरागों से आरास्ता किया है, लैंप्स से। तो ये जो सितारे हैं ना, ये दुनिया, हमें बताया गया 7 आसमान है, और 7 आसमानों में जो 7 आसमान एक के ऊपर एक है, उसमें जो सबसे नीचे वाला आसमान है वो दुनिया का आसमान है। और ये जो दुनिया का आसमान है, इसको अल्लाह ने ब्यूटीफुल बनाया है लैंप से, यानी सितारों से। तो आप जो स्पेस देख रहे हो, हम जो यूनिवर्स देख रहे हैं, 93 बिलियन लाइट ईयर्स की उसकी विड्थ है, यानी एक कोने से दूसरे कोने तक देखो तो 9300 करोड़ साल तक रोशनी चलती रहेगी, तो एक एंड से दूसरे एंड तक जाएगी, आज जो नॉन यूनिवर्स है। तो ये जो यूनिवर्स है, ये है दुनिया का 7वां आसमान, उसके ऊपर 6ठा है, उसके ऊपर 5वां है, उसके ऊपर 4 वगैरह, और ऊपर जाकर हम देखें कि जन्नत उसके ऊपर है, जो 7 आसमान है उसके ऊपर जन्नत है, और उसके ऊपर अर्श है। तो हम देखते हैं कि ये जन्नत को हम कहां से देखेंगे, जब हमने ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स ही नहीं देखे, हमने बहुत कम देखे। 9300 करोड़ साल तक रोशनी चल के आएगी, पूरी यूनिवर्स हम देखते हैं उतना, जो हमारी जमीन है 450 करोड़ साल पुरानी है, तो कहां से हम देखेंगे, उतने साल तक लाइट आई नहीं है। तो यहां पर हम देखते हैं कि कुछ चीजें मिली है, हमने इनडायरेक्टली इन्फर किया है, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन वगैरह, तो हमने ये 93 बिलियन लाइट ईयर्स ही एक्चुअली ऑब्जर्व नहीं किया। हाँ, तो उसके आगे हम कहां से कह सकते हैं, ये तो हमारे लिमिटेड बात है। लेकिन ये बात देख सकते हैं कि उसकी प्रूफ जो है ना, क्रिएटर के निशानियां हर तरफ है, और इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। आप अगर जानना चाहते हैं तो वाई इस्लाम 100 रीजंस, ये मेरी सीरीज जरूर देखिए, उसमें आपको बहुत सारे प्रूफ मिलेंगे। अगर आपको वो बात समझ में आ गई तो कोई चीज समझने के बाद उसका जो बताया हुआ रास्ता है उसको समझना आसान हो जाता है। हाँ जी, शुक्रिया, थैंक्स फॉर कमिंग जी। हमारे आज के चौथे गेस्ट अफजल भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे जैद भाई आप? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं खैरियत से हूँ। आपकी बहुत सारी स्ट्रीम मैंने सुनी, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत फायदा हुआ आपकी स्ट्रीम से, आपकी बातों से। खासकर वो साहिल के साथ जो आपका जो आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा के मुतालिक जो डिबेट है, वो बड़ी जबरदस्त रही, मैंने बहुत सुना उसको। अल्हम्दुलिल्लाह। जैद भाई, मैंने पूरी स्ट्रीम मैंने सुनी नहीं है, बस उसमें से कुछ हिस्सा सुना है, तो मुझे खाली ये पूछना था कि नॉन वेज खाने के लिए कुछ अकली दलील है क्या? नॉन वेज खाने के लिए? जी जी हाँ, कुरान में तो बहुत सारी दलील है कि मिसाल के तौर पे सूरा 5 वर्स 1, सूरा 5 वर्स 3। नहीं, कुरान में नहीं सर भाई, ये वैसे पूछ रहे हैं कि अकली दलील। अकली दलील जैसे कोई नॉन मुस्लिम होगा तो कुरान को बिलीव नहीं करता है, कुरान से। अफजल भाई, ये स्ट्रीम ही देख लो, आपको बहुत सारे अकली दलील देखें। हाँ जी, क्योंकि वो जो उसमें मैंने प्रेजेंटेशन कवर किया है वो फिर से तो नहीं करूंगा, लेकिन आप वो जरूर देखिए इंशाल्लाह। और कोई सवाल? जी। नहीं, बस यही सुनना था मुझे, बस यही जानना था। महमूदुल हसन, ये हमारे 5th गेस्ट है, और क्योंकि 4th गेस्ट थोड़े शॉर्ट में हो गई बात, तो मैं एक और गेस्ट को लूंगा इनके बाद। जी, महमूदुल हसन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। जी बताएं। हाँ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन टॉपिक से बाहर है, इसलिए मुझे बैक स्टेज पे रखे, लास्ट में मैं क्वेश्चन करूंगा। लास्ट ही ये चल रहा है, लेकिन टॉपिक से बाहर हम लोग नहीं लेने वाले हैं। आप हमारे हेल्पलाइन पे कॉल करिए, हाँ, और या तो फ्राइडे को आइए, तो उसमें ज्यादा गेस्ट होते हैं। शुक्रिया। अभी भी 2 गेस्ट और लेंगे। मोमिन भाई, मोमिन भाई अपने आप को अनम्यूट करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, बहुत से लोग बोलते हैं कि ना नॉन वेज खा के भी ना अच्छी लाइफस्टाइल जी सकते हैं, और एक बॉडी बिल्डर आदमी को भी दिखा रहे थे, बोलते हैं देखिए इंस्पिरेशन है, ये तो वीगन है। तो क्या ये सही है, सही बात है कि नॉन वेज बिना खाए भी रह सकते हैं इंसान? जी, किसी को नॉन वेज नहीं खाना है ना खाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम उसके पीछे नहीं पड़े हैं कि बन जाओ वेज, नॉन वेज बन जाओ, नॉन वेज, आज हम तुम्हें नॉन वेज बना के रहेंगे, मसले है भी नहीं खाना है मत खाओ। लेकिन जो पापी कहते हैं, क्रिमिनल कहते हैं, एक्शंस, गलत एक्शंस करते हैं, हम उन लोगों के खिलाफ है, हम उनके ताल्लुक से बात करते हैं। और जहां तक हेल्थ की बात है, तो मैंने आप लोगों को बताया कितने सारे चीजें नॉनवेज फूड में है। तो ये कहना कि नॉनवेज में कुछ नहीं है, बीमारियां हैं, ये प्रोपेगेंडा करते हैं। यानी कि देखो, एक बात है, गलत बात नहीं बोलना चाहिए, इंसाफ की बात करना चाहिए। नॉनवेज भी जो खाना है, जो चीज है, फूड है, खाते हैं लोग, जिंदा रहते खाकर। ओके, तो ये दुनिया जिसमें हर 7 में से एक इंसान भूखा सोता है, तो वो दुनिया में बहुत सारे लोग नॉनवेज खा के भी
पेट भरते हैं। अब कोई कहे कि नहीं ये बीमारियां ही होती है और प्रोपेगेंडा के बेसिस पे साबित नहीं कर सकते हैं, प्रूफ की दुनिया में आके साबित नहीं कर सकते हैं। तो कोई अगर कहे कि वेज खा के भी मैं हेल्दी रह सकता हूँ, रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं हमें। लेकिन कितने सारे बॉडी बिल्डर्स आपको मिलेंगे जो नॉनवेज खाते हैं, कितने सारे आपको मिलेंगे। तो ये कहना कि नॉनवेज खाने से बीमार हो जाते हैं, तो 95% जो मैंने बताया ना शुरू में, 92% दुनिया के लोग नॉनवेज खाते हैं, 92% लोग सब बीमार हैं। तो समझना ये कि हाँ बीमारियां भी होती है, किन चीज से होती है, गलत चीज से होती है। तो गलत चीज के लिए हम भी साथ में आपके, वो गलत है। अबू जर भाई कुछ और ऐड करेंगे? जी ज़ाहिद भाई, जो लोग कहते हैं कि बीमारियां होती हैं और ये होता है वो होता है, जैसे कि आपने बता ही दिया कि बहुत सारी डिफिशियंसी भी, अगर आप खाली वेज डाइट पे रहते हो, जैसे बहुत सारे एथलीट्स हैं जिन्होंने स्टार्टिंग में वेज होने का फैसला किया, लेकिन उनका वजन ड्रॉप हुआ तो उन्होंने उनको उनके ट्रेनर्स ने उनको कहा कि अब तुम्हें नॉन वेज खाना पड़ेगा। और दूसरी चीज़ ये है कि खाली अगर वेज डाइट से हम सारे न्यूट्रिएंट्स लेने की कोशिश करेंगे तो वेज डाइट जो है वो बहुत एक्सपेंसिव पड़ जाएगी इस हिसाब से, क्योंकि सारे एक ही जगह पे आपको नहीं मिलते। दूसरी चीज़ ये कि आप वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन की लिस्ट उठाकर देख लें, मेजॉरिटी, बल्कि वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन में तो शायद ही कोई ऐसा होगा, मैं तो किसी को जानता नहीं जिसमें जो कि नॉन वेज ना खाता हो, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा लोग जीते हैं, जिस बुक का नाम मैं भूल रहा हूँ, जो लोग 100 ईयर्स से ज्यादा जिए हैं, उनमें 90 से ज्यादा 95% लोग जो हैं वो नॉन वेज खाने वाले थे। तो क्या कहते हैं कि आपने, इनका सवाल क्या था, एक बार और रिपीट करिए मोमिन भाई। जी वही था, मतलब कि जैसे ये कितने लोग है ना बोलते हैं जैसे हेल्दी हम रह सकते हैं वेज खा के भी, बिना नॉन वेज जरूरी नहीं है लाइफ में। हाँ तो और उससे वो तो आपका सवाल तो एक्स्ट्रा ही हो गया। आपका सवाल जैद भाई ने आंसर कर दिया कि आप हेल्दी रह सकते हैं, आप रहें, ठीक है। लेकिन ऐसा डाटा जैसे सपोर्ट नहीं करता है, ज्यादातर लोगों को अगेन स्टार्ट करना पड़ जाता है, ठीक है, और बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगा, ज्यादातर दुनिया इस चीज को नहीं कर पाएगी। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि दुनिया उस चीज के लिए रेडी है या नहीं, ठीक है। जो अमीर लोग हैं वो तो कर सकते हैं, अमीर लोग बहुत सारी ऐसी सब्जी खा सकते हैं जो कि बहुत एक्सपेंसिव होती है, लेकिन गरीब लोग कहाँ से खाएंगे? हाँ जी जी, ठीक है मोमिन भाई, उम्मीद करता हूँ आपको जवाब मिला होगा इंशाल्लाह। जी हमारे आज के आखिरी गेस्ट मोहम्मद दानियाल जी। अस्सलाम वालेकुम ज़ैद भाई, अबू ज़र भाई, कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ैद भाई मेरा आपसे सवाल था रिगार्डिंग जो इन लोगों से जब मेजॉरिटी एतराज़ आते हैं मीट ईटिंग के खिलाफ, तो वो ये कहते हैं कि क्योंकि जानवर को तकलीफ होती है ज़िबा करते वक्त, इसलिए नहीं खाना चाहिए। तो आप ज़रा बताएं कि ये जो हलाल, जो शरीयत के मुताबिक जो हलाल करने का तरीका है वो, और एक और तरीका ये लोग बताते हैं झटका, इन दोनों में फ़र्क क्या है? और क्योंकि ज़िबा करते वक्त जानवर को तकलीफ होती है, जानवर हिलता है, बहुत ज़्यादा तड़पता है, तो वो उसका क्या जस्टिफिकेशन है, ज़रा बता दीजिए। मैंने जर्मनी मुनिक यूनिवर्सिटी ऑफ की मैंने रिपोर्ट बताया था, मैंने उसके अंदर ऑलरेडी बताया हूँ और मैं फिर एक बार बता रहा हूँ उसका थोड़ा डिटेल वर्जन बता देता हूँ अभी जी। तो ये रिपोर्ट आप लोग खुद देख सकते हैं, नेट पर अवेलेबल है। और ये रिपोर्ट मैंने मुख्तसर में बताया ड्यूरिंग माय प्रेजेंटेशन। ये है आप देख सकते हो उसके अंदर प्रोफेसर स्कल्स की जो ये रिपोर्ट है, इसके अंदर उन्होंने ये क्लिनिकली ईईजी मशीन लगाई और स्टनिंग के जरिए, जो कैप्टिव बोल्ट स्टनिंग के जरिए भी मारे, स्लॉटर किया एनिमल को, और ज़बीहा मेथड से भी स्लॉटर किए और देखा गया। उसके एंडिंग में मैं कंक्लूजन्स पे नीचे आ रहा हूँ, तो कंक्लूजन्स में आप देख सकते हो, पूरी रिपोर्ट पढ़िए, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, नेट पे अवेलेबल है। द इन्वेस्टिगेशन हैड द फॉलोइंग रिजल्ट्स। ये इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट ये आया। फॉर स्लॉटर बाय रिचुअल कट, जो रिचुअल कट है यानी ज़बीहा, वो कहते हैं आफ्टर द ब्लड लेटिंग द ईईजी इनिशियली इज द सेम। ब्लड लेटिंग के बाद जो ईईजी मशीन जो पेन को बता रही है वो सेम है, और देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी दैट द लॉस ऑफ रिएक्शन टुक प्लेस विद इन 4 to 6 seconds फॉर शीप एंड विद इन 10 seconds फॉर काफ। ये हलाल तरीका था। तो ये हलाल तरीके की बात हो रही है। जी हाँ, रिचुअल कट यानी हलाल ज़बीहा तरीके की बात हो रही है। तो उसके अंदर 4 से 6 सेकंड में टोटल रिएक्शन चला गया, और काफ के अंदर 10 सेकंड्स में टोटल रिएक्शन चला गया। द जीरो लाइन आ गई ईईजी मशीन के अंदर 13 सेकंड्स के अंदर फॉर शीप, 13 सेकंड्स फॉर 17 शीप एंड 23 सेकंड्स फॉर 7 काफ। यानी जीरो लाइन पे आ गई, लॉस ऑफ रिएक्शन हुआ, जीरो लाइन पे आ गई। द थर्मल पेन stimuli did not cause an increase in activity. After the cut, the heart frequency rose for calves within 40 seconds to 240 heart actions per minute, and for sheep within 40 seconds to 280
हार्ट एक्शंस पर मिनट। अब ये देख रहे हैं कि हार्ट बीट कर रहा था, ब्लड बाहर आ रहा था, लेकिन क्योंकि ब्लड सप्लाई जो ब्रेन का कट हो गया तो ईईजी मशीन बता रही है कि वो एनिमल स्लीप मोड में गया और कॉज ऑफ डेथ उसमें आगे जाके देखेंगे, कॉज ऑफ डेथ जो आया लैक ऑफ ब्लड। और जो एनिमल के जो लेग्स जो मूव करता है कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से, खून तेजी से जो रगों से बाहर आ रहा होता है उसकी वजह से जैसे मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, वो कॉन्ट्रैक्शंस की वजह से वो अपने लेग्स को मूव करता है, ना कि दर्द की वजह से, क्योंकि दर्द तो ईजी मशीन में रिफ्लेक्ट हुआ। लेकिन वही सेम चीज के अंदर कैप्टिव बोल्ट मेथड से जब किया गया, और हम देखते हैं अगर झटके मेथड में एक झटके में अगर गर्दन ना उड़े, तो झटके मेथड के अंदर जब 2-3 झटके जब बैक साइड से देते हैं, आगे की तरफ से नहीं, जब बैक साइड से देते हैं तो उसके अंदर आगे का ब्लड सप्लाई कट होने से पहले हो सकता है 2-4 ब्लोज लगेंगे, 2-3 ब्लोज लगेंगे, उसके अंदर वो जानवर बहुत दर्द में होता है। ये देखिए कि इसके अंदर कैप्टिव बोल्ट के अंदर सिवियर जनरल डिस्टर्बेंसेस इन द ईईजी विच ऑलमोस्ट विद सर्टेनली एलिमिनेट्स अ सेंस ऑफ पेन। हाँ, तो सिवियर डिस्टर्बेंस देखा गया, सिवियर ईईजी में डिस्टर्बेंस देखा गया, और जो 4 काव्स में 28 सेकंड लगे ईईजी को जीरो लाइन पे आने में, जिसमें वो तकलीफ में है जानवर, दर्द में है जानवर। तो ये इस रिपोर्ट में आया है, ये एक रिपोर्ट है, ऐसे और भी रिपोर्ट्स हुई आई है मेरे पास और भी। ज़ैद भाई इसका ये जो सारे स्टैट्स आपने बताए, इसका ये डिपेंड नहीं करता कि जानवर किस तरह का है, मतलब अगर जानवर पतला है या थोड़ा मोटा है, जानवर बड़ा जानवर, ये नहीं जानवर में फर्क होता है ऑब्वियसली, लेकिन एक एवरेज होता है, बड़े जानवर जो काफ को कितना टाइम लग रहा है, हाँ, बुल्स को, बैल को कितना टाइम लगेगा, इसको कितना टाइम लगेगा, वो उसमें कंपैरेटिवली हम देख सकते हैं जी। राइट, ठीक है, सही एक्सप्लेन कर दिया आपने ज़ैद भाई। आज जो ह्यूमन बात के देखेंगे कि वो जब 22-25 साल तक जब जिएगा, और जो बकरा बकरी है वो 15 साल 17-18 साल तक जब जिएगी बकरा बकरी, तो कौन खाना कैसे खिलाएंगे, इतना खाना कैसे खिलाएंगे उनको? और फिर क्या होता है कि बाहर धूप में छोड़ देते हैं लोग, यहाँ वहां घूमता है वो जानवर, और फिर फाइनली तड़प के मरता है, रोज मरता है, वो चीज का क्या? तो ये तो एक बहुत ह्यूमेन तरीका है कि उसे एक अच्छे तरीके से उसे मौत मिलती है और एक जिंदगी उसको केयर के साथ गुजरती है। अल्लाह ताला ने किसी को बनाया है खाने के लिए, जैसे मिसाल के तौर पे कोई मान लो अगर पेस्ट है, तो वो बनाया गया है दुनिया में, ऊपर वाले ने पेस्ट भी रखा है, दुनिया इम्तिहान की जगह है, वो पेस्ट क्यों बनाया गया है? ताकि हम वो पेस्ट को किल करके अपने फूड को बचाएं, पेस्टिसाइड के जरिए पेस्ट को किल करें। तो यही है, दुनिया इम्तिहान की जगह है। तो ये कहना कि नहीं पेस्ट को ना किल करो, ना जर्म्स को किल करो, ना बैक्टीरिया को किल करो, बस ऐसे ही रहो, तो हम भी नहीं रह सकते, इंसान दुनिया में नहीं रह सकता है, फिर इंसान को मानने वाली बात हो जाएगी, जो वर्स्ट बात है। हाँ जी, राइट, थैंक यू सो मच ज़ैद भाई, थैंक यू सो मच। और इवन जो ज़ैद जो ये दूध निकालने वाले होते हैं, ठीक है, आप इनका भी देखेंगे तो क्या दूध बिना पेन के निकलता है? नहीं, दूध में भी पेन देना पड़ता है उनको। जो हिंदूज होते हैं ये आर्ग्यूमेंट देते हैं कि भाई पेन होता है, ठीक है, क्या दूध बिना पेन के निकलता है? दूध में भी पेन होता है, ठीक है, और जानवर एकदम से दूध देने के लिए रेडी नहीं होता, उसको मार के ट्रेन करना पड़ता है, ठीक है, ऐसा नहीं है। अबूजर भाई दूध निकालने में भी पेन होता है, ये बात मुझे नहीं पता थी। नहीं, आप चेक करें, इसमें पेन होता है उनको, जानवरों को, और इवन क्या कहते हैं, इसमें उनकी जो जैसे कभी कभार दूध नहीं निकलता तो एक्स्ट्रा स्ट्रेच करना पड़ता है, जिसमें और ज्यादा पेन होता है। राइट। और अक्सर इनका जो शीप होती है उसकी स्किन भी अक्सर यूज होती है, तो उसके लिए भी आई थिंक शीप को मारना पड़ता है, क्योंकि इस तरह जिंदा शीप क्या भी यूज होता है या फिर मारना भी पड़ता है कई दफा। अगेन रिपीट करें, आपकी आवाज मैं कह रहा था कि ये जो शीप का जो स्किन होती है जिससे लेदर के प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, वो उसमें भी अक्सर शीप जो है उसको शायद मारा जाता है, या फिर वूल की बात कर रहे हैं आप? वूल की बात कर रहे हैं, वूल कि आप स्लॉटर्ड शीप की बात कर रहे हैं? हाँ जी, मैं वूल की बात कर रहा हूँ। हाँ, वूल की, ठीक है। तो देखिए, हम लोगों को मर्सी सिखाई गई है, एनिमल्स के लिए भी मर्सी सिखाई गई है, और मर्सी वाला तरीका बताया गया है। और कुछ चीजें जो होती है ना, बड़े नुकसान से बचने के लिए, अभी छोटा नुकसान होता है, अगर वो दूध ना निकले तो भी उसको तकलीफ होगी वो एनिमल को। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसके अंदर एक इंसान एक पार्ट देख रहा है लेकिन दूसरे पार्ट को मिस कर रहा होता है। तो उम्मीद करता हूँ आज की स्ट्रीम में आप सबको बहुत सारी बातें मिली होगी। जैसे मैंने कहा, आज की एक शॉर्ट स्ट्रीम है, तो इसी के साथ हम आज की स्ट्रीम खत्म करते हैं। कल इंशाल्लाह वाई इस्लाम का अगला एपिसोड है, जिसके अंदर मैं और अमेजिंग प्रूफ्स बताने वाला हूँ क्यों इस्लाम रिलीजन ऑफ ट्रुथ है। आप लोग जरूर आइए, देखिए इंशाल्लाह। और फ्राइडे को इंशाल्लाह हम लोग हज के ऊपर स्ट्रीम कर रहे हैं, स्पेशल स्ट्रीम हज के ऊपर कर रहे हैं फ्राइडे को, जो बड़ी स्ट्रीम होगी। हज के ऊपर जो सारे सवाल है वो हम लोग एक साथ में कवर करेंगे एक स्ट्रीम में इंशाल्लाह, जिसके ना 4 लोग रहेंगे पैनल में। कल सिर्फ मैं रहूंगा। और हमारी बच्चों की स्ट्रीम होती है मंडे को, बच्चों को जरूर भेजिए, उसमें भी ज्वाइन करें। शुक्रिया, इसी के साथ हम खत्म करते हैं।
अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।